दोस्तों, एक निवेदन आप सबसे है, कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। जनाब चिनका निज़ाम साहब को 2 चीज़ों का फैसला किए। एक तो तारीफ से बिल्कुल उनको पसंद नहीं है, और दूसरा ये मोबाइल की घंटी इनको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो जनाब प्लीज वैसे मैं थोड़ा मुंह पर टूट कह देता हूँ, करती तो सबको है। बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, शुरू करें। ये ग्रुप के हमारे सूत्रधार हैं अनिमेश जोशी जी जी ठीक है, आज जुबैदा फिल्म पर हम लोगों ने बात करने के लिए पहले से डिसाइड कर रखा था। तो जुबैदा को लेकर दो लोगों अलग अलग आकर्षण हो सकता है। आपका निजी जीवन को लेकर आकर्षण हो सकता है, और खाली एक फिल्म वाला जो जीवन है, काल्पनिक जीवन जो निर्देशक कोई कहानी कथा कहना चाहता है, उसके हवाले से या उसके नज़रिए से हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो वो आकर्षण हो सकता है हमारा। तो पहले हम शुरुआती दौर में वो फिल्म क्या बात कहना चाहती है और निर्देशक हम तक क्या बात कन्वे करना चाहता है, उस एंगल से बात कर लेते हैं। उसके बाद उसके रेफरेंस स्थानीयता से या हमारे शहर से मिलते हैं, वो एक दूसरा डायमेंशन है। लेकिन पहले एक फिल्म पर बात हो रही है तो उसी पर बात की जाए। तो जैसे जुबैदा देखने के बाद आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो कहा जाता है कि भाई प्रथम दृष्टा अनुभव फिल्म को देखने के बाद आपके क्या रहे, तो फर्स्ट राउंड में हम उस पर बात कर लेते हैं। तो फिल्म देखने के बाद, और मैंने इसको दो तरह से देखा है इस फिल्म को। ये श्याम बेनेगल की जो पूरी फिल्मोग्राफी है उसके हवाले से मैंने इस फिल्म को देखा है कि उन्होंने तवायफ या नाचने गाने के पेशा अपनाने वाले लोगों के जीवन पर 3 कहानियाँ या 3 फिल्में बनाई हैं उन्होंने। एक तो भूमिका बनाई है, और फिर सरदारी बेगम बनाई है, और उसके बाद जुबैदा बनाई है। तो इस ट्रिलॉजी की त्रयी की आखिरी कड़ी की फिल्म है जुबैदा। एक तो इस हवाले से देखा जिसमें महिलाओं के अलग अलग डायमेंशंस को और अलग अलग आयाम को कहने की कोशिश की गई। अब जुबैदा अगर हम अंदर खाने और उसकी कहानी की बात करें तो एक ऐसे चंचल स्वभाव की युवती की कथा है जो तुनक मिजाजी है और हाईली एम्बिशियस महिला है, और वो एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में पली बड़ी है, और उस समय का आज़ादी से पहले का समाज है, और वहाँ पर फिल्म स्टूडियो बड़े बड़े सेट चलाते थे, तो उसका चित्रण किया गया है निर्देशक ने। तो वहाँ पर एक महिला की यात्रा, एक युवती से एक परिपक्व स्त्री की जो यात्रा है, वो निर्देशक ने फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि वो फिल्म में काम करना चाहती है, पिता ने काम करने नहीं दिया और अपने दोस्त के बेटे से उनका ब्याह करवा दिया। वो पहला ब्याह असफल हो गया, उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनके तलाक के बाद एक राजा साहब से उनका परिचय हुआ। रोज़ी जो स्टूडियो मालिक की एक म्यूज़ भी कह सकते हैं, या उनके जीवन की बहुत नज़दीक एक महिला है, और उसने एक राजा से परिचय कराया। राजा ने उसके जीवन में एक नए रंग भरने की कोशिश की और उसके पंखों को उड़ान देने की कोशिश की, और उसको लगा कि मेरे जीवन में जो फुल स्टॉप लग गया है, तो अब राजा के आगमन के बाद वो फुल स्टॉप कहीं ना कहीं शायद एक यात्रा फिर से चल पड़ेगी यहाँ से, जो फुल स्टॉप बहुत समय से गाड़ी कहीं रुकी हुई थी। तो उसके बाद वो राजा से ब्याह दी जाती है और दूसरी रानी का दर्जा पाती है। वो फतेहपुर नामक किसी एक ऐसे स्थान पर जाती है जहाँ पता चलता है कि राजे रजवाड़ों का समय है और वहाँ के अपने नियम कायदे कानून हैं, और वो एक फ्री बर्ड की तरह जीवन व्यतीत करना चाहती है। वो एक कैचुअल में नहीं फंसना चाहती है। वहाँ उत्तरोत्तर ये बार बार वो रह कर फील करती है कि इतने नियम कायदे कानून हैं, और मुझे पब्लिक जीवन में रानी का दर्जा उस तरह से दिया नहीं है महाराजा ने। विक्टर नाम है उनका। तो एक ऊहापोह की स्थिति किरदारों में, जो बड़ी रानी है मैंडी देवी, विक्टर और जुबैदा, इनके बीच में निर्देशक ने ऊहापोह की स्थिति का चित्रण किया है फिल्म में। और फिल्म में ना किसी को उन्होंने
ब्लैक बताया है ना वाइट बताया है। सबके अपने अपने जीवन की मनस्थिति है, सबके अपने अपने जीवन देखने का नज़रिया है। अगर हम विक्टर के हवाले से देखेंगे कि भाई जब रियासत कालीद का समय खत्म हो रहा है और रियासतों को विलय करने का समय है, तो एक राजा को शान शौकत मौज शौक के साथ अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, तो उसका एक व्यू पॉइंट है उनके जीने के शान शौकत के तरीके के साथ। और मैंडी देवी एक यथास्थितिवादी महिला है जो हर रंग हर सांचे में ढल जाती है और आप जैसा कहोगे वैसे में तब्दील हो जाएगी। उनके जीवन से कुछ ज़्यादा एम्बिशन नहीं है और जुबैदा की जीवन से ज़्यादा एम्बिशन है, लेकिन उतनी एम्बिशन के साथ वो कुड़ती भी जा रही है, तो एक बाद में एक कुड़ने वाली स्त्री के रूप में भी तब्दील हो जाती है बिना किसी अकारण विवाद पैदा करने। मतलब कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है मैंडी देवी की और विक्टर की। कोई स्थिति जहाँ पर कोई समस्या नहीं और समस्याओं को जीवित करना या समस्याओं का निर्माण करना कहीं ना, और वो अपने ही ऐसे जाल में फंस जाती है कि अंत में जब फिल्म में जो बताया गया, मैं फिल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में कि अगला कदम के लिए राजा जाते हैं और वो प्लेन में उनके साथ बैठने की जिद करती है और प्लेन क्रैश होता है। और इस सारी कहानी को फ्लैशबैक और प्रेजेंट में दो तरह से बताया है और उनका बेटा जो पहले पति से था वो इस कहानी की पड़ताल करने फतेहपुर आया है और फतेहपुर आने के बाद वहाँ के समाज को और अपनी नानी फयाजी ने जो उसे जीवन के बारे में बताया है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। और वो जो पहली फिल्म जिसके ऊपर वो काम कर रही थी, जिसकी एक रील ही शूट हुई थी केवल, उस रील को लेने भी आया था, तो वहाँ पर उसको वो बड़ी रानी के हवाले से वो रील भी मिलती है और अंत में जाकर वो अपनी नानी को कहता है कि मुझे मेरी माँ एक परियों के समान लगती है। जस्ट एक कोई परी है, परी को किसी भी खांचे में साँचे में डिफाइन नहीं किया जा सकता। परी की अपनी उड़ान होती है, परी के अपने सुख दुख होते हैं। तो एक और जैसे हम जुबैदा के मीनिंग को थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे, नर्म मुलायम क्रीम सा इस तरह के कई अर्थ निकलते हैं जुबैदा की, तो वो डायमेंशन शायद निर्देशक ने इस फिल्म के माध्यम से उभारने की कोशिश की है। अगर हम खाली फिल्म को ही देखते हैं तो बाकी आप लोगों की जो राय होगी फिर हम आगे बात कर लेंगे। तो शाह साहब आप बोलेंगे पहले? नहीं हैं, बोले। जुबैदा पिक्चर मैंने तीसरी बार ही देखी, 2 बार पहले बहुत पहले देखी। पहली बार जब ये शुरू में जब पिक्चर आई थी तब मैंने देखा था उसको उस समय। एक अभी सेकंड बार में साल भर पहले मैंने इस पिक्चर को देखी और इस पिक्चर ने काफ़ी अच्छा, अभी हाल ही में कल ही मैंने इस पिक्चर को वापस एक बार देखा, हालांकि काट छाट का ही था, मतलब पूरा यूट्यूब पर है नहीं पूरा, कटे छटे हैं मतलब। तो जुबैदा की कहानी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है वो बड़ा यूनिक इंट्रोड्यूस, मतलब कि उसका प्रवेश है कि एक मतलब कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए, माँ के बारे में जानने के लिए उसका जो लड़का है वो निकलता है और जहाँ तहाँ से वो मतलब कि टकराता है, विभिन्न सिचुएशन से टकराता है और फिर वो उस तक पहुँचता है जब लास्ट मतलब कि उसकी डेथ तक पहुँचता है। मतलब कि इसमें एक सीन मुझे याद आ रहा है कि जब जुबैदा को वो रोजी जो इसकी परिचय करवाने के लिए ले जाती है, मिलवाने के लिए ले जाती है कि भाई इनका परिचय आपस में हो जाए, तो पोलो का मैच चल रहा होता है कि, और राजा विजेंद्र सिंह नाम है, विक्टर तो उसको ऐसे बोलते हैं, बाकी उसका तो उसकी एक जरा सी, मेरे ख्याल में बहुत ही जरा सी नज़र जुबैदा पर पड़ती है और वो घोड़े से गिरते हैं। मतलब वो एट्रैक्शन को वो बड़ा वो मैंने अब मेरे को तो बिल्कुल यूनिक सा लगा एकदम दृश्य कि ये डायरेक्टर का कमाल था। उसने 1 मिनट, एक जस्ट कुछ सेकंड के लिए वो नीचे गिरते हैं एक्चुअल में, क्योंकि बाद में उनसे पूछा गया कि आप, उससे पूछा गया कि आप एकदम से गिरे कैसे, तो उन्होंने कहा जुबैदा पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल भटक गया जैसे, मतलब कि वास्तव में। और वो वापस वो जो भी मैच है वो वापस फॉलो करते हैं। तो शुरुआत मतलब कि बताया कि कितना पहली नज़र में कितना इंटेंस उनको आकर्षण हो जाता है, ये क्या या
या यूं सामान्य बोलचाल भाषा में कहें कि उनको लव हो जाता है, जो भी आप कहें, तो वो उसका एक डायरेक्शन उसने उस फिल्म में बताने की कोशिश की है उन्होंने इस पिक्चर के बहाने। 2-3 बातें और भी है, जैसे कि जुबेदा का आप हर समय आप देखिए कि एक तो निश्चित रूप से वो अपने कैद में रहने वाली लड़की नहीं है, और सिचुएशन के जो सिचुएशन है उसमें जिस तरह से तरह के छोटे उसको विद्रोह करना चाहती है, हालांकि वो कर नहीं पाते, परिस्थितियां ऐसी है कि उसको विद्रोह करने के लिए मतलब कि ज्यादा उसके पास उड़ान भरने के लिए ज्यादा नहीं है, पृथ्वी जितना भी है उस स्पेस उसको मिलता है, उसका पूरा मतलब कि वो अपने से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जो केवल कहना चाहिए कि एक वस्तु बन करके या सुख भोग विलास के हिसाब से रह करके, या उन चीजों को जो वहां पर जो इतनी कहना चाहिए अनंत ही कह सकते हैं कि सुविधाएं हैं वहां पर, उस सुविधाओं में बंद के वो नहीं रहना चाहती है। वो एक तरह से जीवन को जीवंत रूप से कहना चाहिए कि वो जीना चाहती है। ये उसके पूरी पिक्चर में हम दिखाई देती हैं। और आप देखेंगे उसके लिए कई बार उसका जो आप कह रहे हैं ना, कभी जैसे कि अनिमेश जी ने कहा कि उसका मतलब कि वो कूटती है, ये करती है, पर एक्चुअली वो सिचुएशन से बगावत करने की हमेशा सोचती है कि उसको पसंद नहीं आता वो सिचुएशन, वो जो उसका बंदी से कहीं ना तो उसको अपने पिता के घर के बंदी से पसंद थी, और ना ही उसको यहाँ पर जब आई है रानी बन करके उसको रखा गया है तो बंदी से उसको पसंद है। पिक्चर में वास्तविक जीवन की बात अपन एक बार दूसरे राउंड में हम करेंगे। एक जो विक्टर की एक अच्छी बात बताई गई है कि एक तरफ जो है जुबेदा तलाकशुदा लड़की है, नंबर 1, उसका एक लड़का भी है, बच्चा भी है। दूसरी बात है कि वह जुबेदा जो है एक नर्तकी है, और तीसरी बात है कि वो मुस्लिम है। इन तीनों के होते हुए नेचुरली कोई भी हिंदू राज घराने में या राजाओं में उसको ऐसे इस रूप में नहीं करेगा कि उसको रानी बना लिया जाए। बाकी चीजें तो कैप्ट के रूप में या रखेल के रूप में राजा महाराजाओं के होते रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ये एक शायद वास्तविक जीवन को ही शायद प्रतिबिंबित करता है कि बहुत ही साहस करके उसको मतलब कि उसको एक रानी का दर्जा वो देता है अपने ढंग से उस जुबेदा को यहाँ पर। और हिंदू धर्म में उसको है हिंदू धर्म में हाँ, हिंदू धर्म में परिवर्तित करके उसको रानी का दर्जा देता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में कदम है, मतलब कि उस राजा की तरफ जो भी उससे ठिकानेदार है राजा है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी कैसे छलांग कह सकते हैं कि ऐसा शायद मेरे ख्याल में सुनने में कहीं नहीं आया है कि इस तरह से जो है मतलब कि किया गया हो। इतिहास में बहुत कम रेयर चांसेस होंगे इस तरह के। तो और इस पिक्चर में आप देखें कि जो उनकी जो महारानी का रोल है, जो कि उनके मंदिरा देवी शायद, हाँ, उनका रोल तो यथास्थितिवादी है ही, पर साथ में बीच बीच में जो परिस्थितियां होती है आप देखेंगे कि जो विक्टर का नजरिया यानी कि जो नायक है, जो राजा है, उनका नजरिया भी प्रोग्रेसिव है। वैसे ऐसा नहीं कि सिचुएशन को समझने के लिए हालांकि बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो उनके स्टेप है उससे उनका लगता है कि फोर साइडनेस उनके में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आखिरी में जब आता है कि भाई उनको जब देखते हैं कि भाई अब समय नहीं रहा है, और जब उनको धमकी दी जाती है कि यदि आप चुनाव में खड़े होंगे तो आपका पृथ्वी वर्ष मतलब कि खत्म कर दिया जाएगा, तो भी वो चुनाव में भाषण देते हैं कि मुझे धमकी दी गई है कि मुझे चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए, और जो लड़ेगा चुनाव को तो पृथ्वी वर्ष, तो वो वहां पर कहते हैं कि मैं पृथ्वी वर्ष को ठुकराता हूँ। तो उनका फर्म डिटरमिनेशन वहां से लगा करके, जुबेदा को पाने से लगा करके, और यहाँ तक भी आप देख सकते हैं कि हर जगह उनका फर्म डिटरमिनेशन ये है कि वो अपने जो उनको लगता है कि ठीक है और उनको उससे कन्विंस है, तो वो काम वो करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और बाकी चीजें तो हिस्ट्री का पार्ट है। और इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी कहानी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जिस तरह से आगे उसको बढ़ाया और जिस तरह से उसका अंत किया, वास्तव में एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग भी था और एक अद्भुत उससे सिचुएशन से गुजरते हैं हम, एक अलग से मतलब कि एहसास होता है कि वास्तव में एक हम एक वर्थ एक कहानी अच्छी हमने देखी है या पिक्चर देखी है। फिल्म मैंने देखी तो बहुत पहले थी, लेकिन जब जोधपुर आई तो फिर उम्मीद पहले से इसी वजह से गई कि क्योंकि पास जो सीन शुरू होते हैं उनका बेटा वहाँ जाता है, उम्मीद पहले से ही है वो जहाँ उनसे मुलाकात करता है रानी से, तो मैं उम्मीद पहले देखा तो उस नजरिए से देखा। और वहाँ की जो पिक्चर वहाँ लगी है महाराजा की, महारानी की, बेटा बेटी कर सिंह की, जो भी वो सब उस नजरिए से देखा। मैंने सिर्फ उस नजरिए से नहीं देखा कि हाँ भाई एक उम्मीद पहले आए हैं और उसको उस तरह से देखते चले गए कि ये, लेकिन उसको मैंने उससे कनेक्ट करके देखा।
दूसरी चीज फिल्म में धर्म है अलग जरूर, लेकिन धर्म को इतना फोकस नहीं किया गया है कि वो मुस्लिम है तो उसको अपनाया है, उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया है। ये सारी चीजें रियल लाइफ में होगी तो पता नहीं, लेकिन फिल्म में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं फोकस की गई हैं। और रही बात विक्टर जो महाराजा हनुमंत सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह। असलियत में शायद हनुमंत सिंह था। हाँ, फिल्म की तो जो भी है उनका मतलब प्रोग्रेसिव, जैसा बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव, और जैसे अनिमेश जी ने कहा सिर्फ व्हाइट ब्लैक नहीं दिखाया है, मतलब शेड है सब में, ग्रे है सब। तो हनुमंत सिंह भी बिल्कुल बहुत उभरते हुए, बहुत प्रोग्रेसिव जैसे कहा जाए वैसे उनके काफी ऐसे सीन आए हैं जिसमें वो उससे कहते हैं जुबैदा से, तुम तो बस सजी धजी बैठी रहो, तुम तो बस मेरे लिए सजी धजी, मतलब जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट और कोई एक चीज की तरह। कई उनके ऐसे सेंटेंसेस मतलब उसमें जो संवाद है वो आए हैं जो मतलब मैंने तो कैच किया, पता नहीं किसने किए कि पिक्चर ही मैंने 2-3 बार ही देखी है। तो उसमें सबका वाइट ब्लैक दोनों है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रे टाइप का है। और हनुमंत सिंह उस टाइम जो उन्होंने किया कि वो राजनीति में उतर गए, तो वो तो समय की डिमांड थी और पिक्चर में इतिहास को साथ लेके चला गया है, इतिहास को बराबर दिखाया कि कोई अनजान भी होगा ना तो वो कनेक्ट कर लेगा आराम से कि कौन कहाँ से जुड़ रहा है। तो इतिहास साथ साथ चला है, किस तरह से विलय हुआ है, किस तरह से जब विलय हो रहा है तो जाहिर सी बात राजनीति में आना ही है, फिर राजा महाराजा करेंगे क्या। तो वो उनके लिए समय की जो डिमांड थी उसके साथ वो जुड़ गए और वो आगे बढ़े। इस तरह से मतलब पिक्चर तो अच्छी बनी है, शैम बेनेगल की है, जाहिर से उनकी सारी ही मूवीज अच्छी है। तो जुबैदा देख करके भी ऐसा लगा, जुबैदा का जो भी है बहुत गुस्से में जो रहती है या जो भी रहती है, एंड में जो भी प्लेन क्रैश हुआ, जो भी उसके पीछे हिस्ट्री है, वो भी यही रीजन था कि वो घर में लाने के बाद तो उसको घर की रानी की तरह ही रख रहे थे, वो घर में रख रहे थे, मतलब बाहर की दुनिया से हर चीज से तो वो कनेक्टेड नहीं थी ना, वो सिर्फ उनके लिए थी। अब उनके लिए थी तो एक वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब वो वाला ओहदा उसको नहीं मिल रहा था, उसको वो चाहिए था कि उसको हर जगह बराबरी चाहिए थी। और कृष्णा कुमारी या जो भी मैं नाम ले रही हूँ, तो वो जो थी तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से उनके अंदर जितना ना पेशेंस और ये सब चीजें जो दिखाई हैं, अब असली लाइफ में तो क्या थी नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन मूवी में जो दिखाया उसमें उन्हें बहुत पेशेंस। और सबसे अच्छे देखा जाए तो वाइडनेस उनके कैरेक्टर में ज्यादा मुझे दिखी और बाकी सबके देखते हुए तो बस मूवी जो भी थी। उनका वो डायलॉग जो प्रेम के दो ही रूप होते हैं, या तो किसी को अपना बना लो या नहीं तो फिर किसी देखिए को राजा अपना महाराजाओं के टाइम तो ऐसे होते ही था, एक के साथ 2, 3, 4 कॉमन चल रहा था, तो लेकिन वो शायद उनको जो राजा है का द्वेष तो वहाँ भी दिखता है ना, जब जुबैदा उनसे शिकायत करती है उनके ही भाई की, हाँ मतलब और उनको that बड़ी मैं जैसे कि हाँ इसको जाने दो या जो भी है, तुम तो मेरे लिए वहाँ तैयार, तुम तो वो बस चीज़ तुम भी तो लगती यहाँ है। रहो, इसमें तुम्हें क्या चाहिए बस ये बताती जाओ, ये उसको सामान वो लो, अधिकार जो सामान बीवी लो। का अधिकार होता है, अगर वो बीवी मांगते तो वो उसके लिए स्टेप उठाते कोई। फर्स्ट अट्रैक्शन जो बोला ना, फर्स्ट अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन ही था, लव तो जगह तो नहीं मिली थी, अट्रैक्शन ही जगह तो नहीं मिली थी। देख के गिर गए अचानक, तो वो तो खूबसूरती थी उसकी, जो देख के गिर गए वो क्या था। फिल्म का सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष तो वैसे कहा जाए पटका था, तो इसलिए क्योंकि वो निजी जीवन से थी, भाई लेखक ने उसको जिया है तो वो तो बेहतरीन होनी थी। उसके बाद उसकी अदाकारी और उसको सबसे ज्यादा अगर खींच पाया है या इसको यादगार कर पाया तो वो उसका संगीत है। मेरे ख्याल से संगीत है तो उसकी वजह से ये फिल्म हम बात कर पाते हैं या देख पाते हैं या सोच सकते हैं। अगर ए आर रहमान अगर वो लोरी का गीत नहीं उस तरह से कर पाता, या लास्ट में जो बिल्कुल जो एंडिंग है जुबैदा कर रही है, और जुबैदा का खुद का जो कैरेक्टर है, मैं अलबेली हूँ, मैं वो हूँ, वो पूरी उस गाने के अंदर वो पूरा निचोड़ आ गया। हाँ, उसने पूरा बता दिया कि वो ऐसी ही है, यही है। तो उसके अतिरिक्त हम जितनी चर्चा करेंगे वो गाना पूरी बात कह के खत्म कर चुका है कि वो अलबेली थी, वो अनोखी थी, वो ऐसी थी। और बस और लोरी से जो परी बनी और आखिरी तक जो सीन करा कि वो उड़ के आ रहा है, उसकी कब्र पे गिर रहा है, बच्चा की जो मासूमियत है वो पटकथा में वो मासूमियत शुरू से अंत तक, और खासकर मम्मो में जो फयाजी एक्टिंग लेके चलती हैं, तो वो एक्टिंग कहीं टूटी नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि फिल्म के बाद 2 फिल्में अलग अलग चल रही हैं। मतलब सुरेखा सीकरी जी की एक्टिंग वहां पर जिस पुरुष पे थी
वो सेम टू सेम वो वहीं पे रही। लोग कहते हैं जैसे कि कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने एक्टिंग करी तो वो दूसरी क्रिश के अंदर भी कितना बिल्कुल उसी फॉर्म में रहा। पर आई थिंक ये जो कैरेक्टर्स हैं जो मनोज वाजपेयी ये लोग, इनका ये होती है एक्टिंग जो बिल्कुल बताते हैं कि स्टोरी अगर कहीं पर भी शुरू हुई कहीं पर भी खत्म होगी वो उसको पूरे बिंदु को बराबर रखेंगे। और सरदारी बेगम में नो डाउट उस फयाजी को अगर सही से पोर्ट्रे करते तो वो और भी अच्छा रहता, पर वो नो डाउट को सोचा ही नहीं गया होगा कि 3 मूवीज इस प्रकार से बन पाएंगी, पर वो बनी। और वो तीनों बहनों की कहानी जिस प्रकार से सामने आई है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जुबेदा से ज्यादा उसकी माँ का जो वो होता है ना कि मेरा नाम लेवाल कौन रह जाएगा, वहां से उस बच्चे की जो पूरी जर्नी है वो तीनों दो स्टोरीज में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई, वो मुझे अच्छा लगा। ये मेरा जुबैदा में करिश्मा के आगे मतलब एक्टिंग में कोई दिखा नहीं है, उसकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। उसको करनी भी पड़ती है, अगर ये सबके सामने वो दब जाती है, अगर ये नहीं होता का जब सीन हो रहा है और वो डांस करना चाहती है तो उसके फेस में देखो झुंझलाहट गुस्सा मैं क्यों नहीं कर सकती, वो सारा देखती भी रहती है। वो डायरेक्टर की वजह से, वो डायरेक्टर इतना स्ट्रांग है तो निकाल सकता है वो वाली चीज है। पर वो जो डायरेक्टर चाहता है वो वो निकल चीज को पाए, लेकर लेकर आ आया। रहा है फेस पे। क्योंकि अभी तक करिश्मा कपूर ने कौन से रोल प्ले किए थे उससे पहले, बच्चा की उसमें तो गोविंदा उसका बच्चे का तो टॉर्चर ही है कि बच्चा नहीं दिया गया उसको, हाँ जो भाई माँ ने नहीं दिया उसको बच्चा। और बच्चे खुद का टॉर्चर है ना कि उसको तो ये पहचान ही नहीं पता कि उसके माँ बाप है कौन, तो वो उसके सर्च कितनी बड़ी बात है उसके लिए। उसने ये कहा भी कि भाई मैंने एक गुनाह थोड़ी किया, जो आप लेटर कल भेजे थे उसमें ये तो कि मैंने दूसरी शादी तो की है और इन लोग के चलता भी है, राजाओं में भी चलता है और सही नहीं चलता है, तो उसको बच्चा क्यों नहीं दिया गया? ये गलत था। जिस तरह की वो करिश्मा थी, आजाद ख्याल वाली, उड़ने वाली, और उसकी नहीं उसकी माँ का भी जो कहना था वो सही था कि राजा महाराजाओं के यहाँ जाके कल को भी वो हैसियत नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई जरूरी नहीं था। और वैसे भी उसको वो पोजीशन तो कहाँ मिली उनके पास भी तो जुबैदा में अगर देखें तो उसको वो पत्नी वाली पोजीशन कहाँ मिली। बस यही जहाँ भी वो जा रहा है, चुनाव में भी जा रहा है, जो सामाजिक तौर पर जब वो बाहर जाता है तो हमेशा उसके साथ वो मंदिरा होती है, वो तो एक रख दी बस उसने ले एक रख दी तो उसको पसंद आ गई। और इस तरह से होते थे राजा महाराजाओं के, एक शादी हो गई तो दूसरी तीसरी होती है। इनकी भी एक बीच में एक और हो चुकी थी, बीच में एक और हो चुकी थी, नहीं इनके बाद इनसे बात हो चुकी है 48 में, सबसे पहले 48 में जब सबसे पहले तो उनसे हुई कृष्णा कुमारी मंदिरा गई, बीच में एक और है, उसके बाद ये तीसरी आई थी, थर्ड आई थी। आपने बहुत फिल्म सारे देखी? बहुत पहले देखी है और मैं तो फिल्म के हिसाब से नहीं, मैं तो सिर्फ उस सर से मिलने के हिसाब से आई। नहीं पर हाँ ये होता रहा कि इस पिक्चर को देखकर हम और फिल्म जिसके इससे संग आपको कनेक्ट फिल्म करते देखनी रहे, चाहिए। अपने आप को ना कनेक्ट करते रहे कि यहाँ पर ये हनुमान सिंह होंगे, यहाँ कृष्णा कुमारी थी, या ये कौन था खालिद और वो तो पिक्चर के फर्स्ट सीन से नहीं, अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो निर्देशक का फेलियर है, क्योंकि उसे पता है या फिर आप गलत डायमेंशन से फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म को पहले फिल्म ही होना चाहिए। और रियासत कालीन के बाद का जो व्यंग्य है ना, जब वो उसकी स्कॉच को पी के निकल जाता है, वो बिल्कुल सही बराबर बताया है कि रियासत हटने के बाद में क्या हाल हुआ है। देवर जी नहीं कहीं भी रहे, क्योंकि फिल्म बाद में मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो जब जोधपुर पहले मैंने भी सोची नहीं पता, पहले मैं देखी एक बार क्योंकि मेरी नजर में ये कमजोर फिल्म, अच्छी फिल्म नहीं है। ये आपको इसलिए अच्छी लग रही है कि आपका यहाँ के डायमेंशन जोड़ के देख रहे हैं। हमको म्यूजिक किसकी फिल्म में आया जिसकी फिल्मों में गाने ही नहीं हुए, तो हम तो उसकी फिल्मों को अलग तरह से देख रहे हैं ना आज तक। आपको कमजोर एस्पेक्ट क्या लगा? बाद में बात करेंगे, पहले मम्मू अगर आप देखेंगे तो मम्मू तो आप मतलब देखकर देखते ही रह जाओगे, उसके सामने में ये कहीं नहीं देखी, बहुत कमाल की मूवी है। मैंने भी दोबारा कल परसों देखी। नहीं, पर एक बात है, जब हम इसको ये चीज कहते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ऐतिहासिक पिक्चर जो वास्तविक घटनाएं हैं उसको भी थोड़ा सा वो उतारने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो कहानी लिखी गई है या जो भी या कहानी भी लिखी गई तो उसको कनेक्ट करते हुए लिखी गई है, उससे अलग हटकर नहीं लिखी गई है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कनेक्ट करके लिखी गई है क्या वास्तव में उसको उतार पाया है कि नहीं पाया है।
वो अपनी बात अपने जो फिल्म के अलावा भी उस बात को भी उसको कहना है जो इतिहास है। तो आप बिल्कुल इतिहास से कट होकर के फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि वो ऐसा होता तो वो सारी चीजें बहुत ही जिस तरह से रखी गई है चीजों को उसमें मतलब उसने किया या नहीं किया है ये भी अपने को देखना पड़ेगा साथ में इस पिक्चर के बारे में जब अपन एनालिसिस करेंगे इनको देखना कहानी तो उसके रियल बेटे ने लिखी है। हाँ और कहानी रियल बेटे ने लिखी है बिल्कुल। हाँ यहाँ से मेरा मेरा जुबैदा से पहला इंट्रोडक्शन जो हुआ वो मूवी के जरिए नहीं हुआ। मैंने जब बहुत छोटी सी थी शायद 7-8 साल की तब मैंने मेरे घर पे एल्बम में मेरे दादोसा ने एक फोटो रख रखी थी जुबैदा की ओरिजिनल फोटो थी वो क्योंकि शायद कभी गए होंगे पता नहीं किसने खींची मुझे नहीं पता लेकिन वो मेरे एल्बम में थी और मेरे दादोसा मुझे बताया करते थे कि ये जुबैदा है इसलिए मैं उसको बाय फेस जानती थी और मैं रोज उस एल्बम को देख के सोचती थी कितनी सुंदर है हमेशा ही आता था। तो जब मूवी आई थी तो बड़े उसे देखा था लेकिन हाँ ये है कि जैसे उस समय मुझे स्टोरी नहीं पता थी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपको सबको लगभग जोधपुर के हैं स्टोरी शायद पता होने के बाद आपने मूवी देखी लेकिन मैंने पहले नहीं थी जब हमने मूवी देखी तब मालूम चला कि जुबैदा भी कुछ लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे दादू साहब ने इतना बता रखा था कि ये जो है जोधपुर के महाराजा की दूसरी बीवी थी और इनका प्लेन क्रैश में जो है डेथ हुआ था और बहुत सुंदर थी और ये मुस्लिम थी इतना थोड़ा बहुत मुझे पता था बाकी स्टोरी नहीं पता थी। तो जब मूवी आई थी तो बहुत उससे देखी थी कि मतलब ओरिजिनल पता चल गया जुबैदा क्या थी। लेकिन यहाँ ये है कि जैसा दोनों पक्ष हैं जैसे अगर अनिमेश जी कह रहे हैं कि कमजोर मूवी है तो वो इसलिए कह रहे हैं कि शायद उन्हें लग रहा है कि ग्लैमराइज ज्यादा किया हुआ है। श्याम बेनेगल की बाकी मूवीज को हम देखें इतना ग्लैमर नहीं होता और जहाँ ग्लैमर आता है नहीं मतलब वो मैं बताऊंगा बाद में आप बात करिए ऐसे। और जैसे श्याम बेनेगल की बाकी अगर मूवीज देखे तो वो 8 मूवीज के उस पे चलती है प्लेटफॉर्म पे ये शायद उससे थोड़ी हटके थी तो उसके हटके होने का रीजन भी यही था कि क्योंकि दिखाना था थोड़ा क्योंकि उसको अगर किसी भी बुक को हम जब मूवी के उसमें ढालते तो वैसे पहले दिखावा भी होता है और ये ऑब्वियस भी है कि अगर उसको बुक के जितना रखेंगे तो शायद कोई देखने ही नहीं जाएगा। और ये तो क्योंकि एक तरह से काफी इस पे यहाँ पे हमारे जोधपुर में जो है तो हंगामे भी हुए थे तो उस हिसाब से उसको शायद बोथ साइड देखनी थी कि उसको फैक्ट भी दिखाने थे और उसको विवादों से परे भी रहना तो वो शायद वो थोड़ा सा प्रेशर जो था वो मूवी पे रहा होगा मेरे ख्याल से। ये मेरा पक्ष है बाकी सब क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मूवी मैं कमजोर तो नहीं कहूंगी अच्छी थी और श्याम बेनेगल सफल कहे जा सकते हैं पर वही वाली हाँ नहीं मतलब इस मूवी के हिसाब से जैसे सर कह रहे हैं ना कि कमजोर थी तो कमजोर तो नहीं कमर्शियल करने के लिए चेंजेस वो बस कमर्शियलाइजेशन कह लीजिए या मतलब मूवी के हिसाब से उसको बैंड होना पड़ा वो वाली बात है। और जो स्टोरी लाइन है तो पटकथा अच्छी थी गाने अच्छे थे लेकिन जैसा कि हम कहते हैं ना कि जब ऐतिहासिक कोई चीज होती है तो उससे ज्यादा छेड़खानी हम कर नहीं सकते। फिल्मांकन के दौरान भी उसमें 10-20% थोड़ा सा हो गया उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक तो आप अपना कोई इमेजिनेशन है उसको आप करें तो आपकी कल्पना है आप 100% उसमें छूट है आपको आप कहीं भी ले जा सकते लेकिन जब ऐतिहासिक कोई चीज होती है तो उससे ज्यादा छेड़खानी फिल्मांकन के नाम पे भी नहीं की जा सकती ज्यादा नहीं की जा सकती ना 20-25% वैसी रखनी पड़ती है थोड़ा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे बस है बस आप कहीं भी मोड़ सकते हैं थोड़ा उबड़ खाबड़ में चल लेगी कोई छोटा रास्ता तय कर लेगी अगर कहीं पे बैरिकेड्स लगे हुए दूसरे रास्ते से चल जाएगी लेकिन ट्रेन में ये पॉसिबल नहीं होता उसको सिग्नल का वेट भी करना होता है उसको पटरी पे भी चलना होता है। तो सेम ऐतिहासिक चीजों के साथ ये जो बाउंडेशन ये हमेशा रहता है कि जब मूवीज भी बनती है तो उसमें 20-25% तो अपना वो लगाता ही है लेकिन 75% फिर भी उसको उसी में ट्रैक पे चलना पड़ता है। तो ये शायद उस मूवी को कमजोर कर देता है क्योंकि उसको अपनी इमेजिनेशन के लिए उतना वो नहीं मिलता इसको। बाकी एक्टिंग जो है तो वो सब सही कह रहे हैं कि करिश्मा कपूर की एक्टिंग शायद बाकी सब ऐसी नजर कहीं नहीं आई तो इसमें उसने अपना शायद अपना बेस्ट किया। उसका जो डांस है जो आपने बोला वो मैं भी वही बोलने वाली थी कि पूरा पिक्चर को बता दें कि मैं ये आजाद ख्यालों की और बिल्कुल मैं उस तरह की मूवी एक्चुअली मैंने तो पहले जब देखी थी तो हम लोग तो बाहर रहते थे तो उस टाइम मेरी मम्मी ने क्योंकि बाहर थे तो जोधपुर से अटैचमेंट है तो हम लोग ऐसे करते थे कि जोधपुर की स्टोरी है। फिर यहाँ पर आए तो मेरे मामा उमेद भवन में जॉब करते थे तो वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे तो म्यूजियम में मतलब हर फैमिली मेंबर की फोटोज थी और जुबैदा की नहीं थी तो वो चीज कहीं जहाँ मिस्ट्री जुड़ जाती है ना वहाँ क्यूरियोसिटी होती है क्या यार क्या है जाने और वो तो एक बहुत ही बड़ा हाशिश टॉपिक है उसके बारे में बात नहीं करता बट मूवी देखी तो मूवी मेकिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था
और खालिद मोहम्मद के आर्टिकल्स मैंने बहुत पढ़े थे, तो उसने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया था कि मूवी की अगर मूवी मेकिंग की बात होती है तो कास्टिंग होती है, इवन इनके स्क्रिप्टिंग कैसे हुई, डायरेक्टर तक कैसे स्टोरी पहुंची, वो सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि भाई 1994 में आई थिंक 91 में फिल्म फेयर के लिए कुछ आर्टिकल वगैरह लिखते थे खालिद मोहम्मद। तो उसमें फ्राइडे का एक आर्टिकल होता था जिसमें एडिटर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखता था, मतलब जो भी उसके दिल के करीब कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई भी बात है ना, वो लिखता था। तो उसने अपनी नानी की बहन की स्टोरी लिखी थी जो बहुत ही इंडिपेंडेंट थी और इलीगली इंडिया में रह रही थी, अपनी वीजा को मतलब कहते हैं ना वो एक्सटेंडेड करवा के, और बच्चों को रूह अफ़ज़ा पिलाती थी और ये अपने कुरान पढ़ाती थी ताकि पैसे आ जाए वो सब। तो वो स्टोरी श्याम बेनेगल तक पहुंच गई और खालिद मोहम्मद चाहते थे कि वो स्टोरी इस पे मूवी बने, बट श्याम बेनेगल का तो लेवल ही अलग था, मतलब अलग स्ट्रेचर का डायरेक्टर, और टीवी इंडस्ट्री में भी और फिल्मों में भी। तो उसको लगा कि यार मेरी स्टोरी कहाँ इन तक जाएगी और कैसे उसको वैल्यू मिलेगी। फिर जब स्टोरीज कहते ना आपकी इच्छा होती है तो वो चीज हो ही जाती है। तो श्याम बेनेगल ने पढ़ा फिल्म फेयर का आर्टिकल और मम्मो की कहानी उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो उन्होंने उसको ऑफिस में बुलाया खालिद मोहम्मद को। मतलब खालिद मोहम्मद खुद भी एडिटर था फिल्म फेयर उस टाइम पे। फिर वो गया वहां पे, तो मूवी उन्होंने पूरी तैयार कराई स्क्रिप्टिंग, और ये 3 स्टोरीज फिर वहां से निकली। 3 सगी बहनों की थी, फयाजी बेगम, मम्मो और सरदारी। और इन तीनों की, बट इनकी क्या क्रोनोलॉजी बहुत खराब है, क्योंकि जुबैदा की स्टोरी है वो एकदम पहले होनी चाहिए। आई थिंक मम्मो है उसकी 30s की स्टोरी है जो 97 में रिलीज हुई है, और सॉरी सरदारी बेगम 94 में, हाँ सॉरी मम्मो, और उसकी स्टोरी तो नहीं 60s की है मम्मो की। सरदारी बेगम की रियल लाइफ स्टोरी 30 से शुरू होती है, बट वो 97 में मतलब बाद में शुरू हुई। और जुबैदा जो मिड में थी लेट 40s और 50s में, वो मूवी रिलीज हुई सन 2000 या 2001। तो ऐसे तो क्रोनोलॉजी खराब है, इसलिए मैंने मम्मो भेजी थी, तो मैंने कहा था आप बाद में देखना और जुबैदा पहले देखना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मम्मो और फयाजी बेगम की डेथ 99 में हुई थी, और 1 हफ्ते का गैप था दोनों की डेथ में, कि एक बहन क्या वो स्लिप हो गई थी बारिश में, तो वो एक्सपायर हो गई, और उसके शायद ये होता है सदमा होता है जो भी होता है, तो दूसरी बहन भी 1 हफ्ते में एक्सपायर हो। तो और जो लेटर कल मैंने भेजा था वो मूवी की रिलीज के बाद खालिद मोहम्मद को मिला था, तो उसमें उसको पता चला कि उसकी 2 बहनें भी थी जो निमोनिया से मर गई। और मूवी की ये है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी के जो आर्टिस्ट हैं सारे थिएटर के हैं, और करिश्मा कपूर की जगह पहले मनीषा कोइराला कर रही थी मूवी, बट फॉर सम रीजन उसने छोड़ दिया। मुझे लगता है सूट भी इतना नहीं करती, करिश्मा कपूर बहुत अल्टीमेट लगी है इसमें, एक्टिंग कर सूट करी, और वो लगी भी अच्छी है, लगी भी बिल्कुल वो जैसे उस हीरा की लगी है। हालांकि गेटअप तो मैम कोई भी कर लेता, बट एक उस पे सूट किया क्या। और श्याम बेनेगल, हाँ एक्चुअली श्याम बेनेगल बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे कि भी करिश्मा कपूर कर पाएगी ये मूवी, क्योंकि वो पहले गोविंदा की हीरोइन थी और वो हीरो नंबर 1 इस टाइप की फिल्में की हुई थी उसने, और एक कैरेक्टर एकदम ही डिफरेंट था। और मनोज वाजपेयी है, तो वो उसको जब बोला कि उसमें राजकुमार का रोल प्ले करना है, तो बिल्कुल कन्विंस नहीं था। तो जब श्याम बेनेगल थे, उन्होंने हनुमान सिंह की फोटो दिखाई कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये किसी एंगल से बहुत हैंडसम है तो तुम क्योंकि वो रियल लाइफ में इतने हैंडसम नहीं थे, तो वो कन्विंस हो गए। उन्होंने एटिकेट्स वगैरह सीखे। जोधपुर में बिल्कुल अलाउड नहीं थी शूटिंग, तो गायत्री देवी ने अपना वो खुलवाया था, मतलब जयपुर में शूटिंग हुई है, जोधपुर में नहीं हुई थी, तो जयपुर में पूरी शूटिंग हुई थी मूवी की। तो वो लोग बहुत फैसिनेट हुए थे यहाँ के बोलचाल के तरीके से, वो हासा और ये सब बात करने में। वो जब मूवी पैकअप हुई तब तक वो लोग भी यही सारे एटिकेट सीख गए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पे अभी तक वो चीजें जो बाहर देखने को नहीं मिलती। और मूवी की जो रिकॉर्डिंग है, मतलब जैसे डबिंग होती है बाद में, तो मूवी में डबिंग नहीं हुई है, सारी चीजें सेट पर ही हुई है, सिंक साउंड। इसलिए मूवी सुनने में भी बहुत यूनिक लगती है। वो मतलब कहते हैं ना प्लीजिंग टू ईयर है उसके डायलॉग वगैरह सब, क्योंकि उसमें डबिंग नहीं हुई थी। जो है मतलब इवन फुटस्टेप की भी आवाज आप सुनोगे तो एकदम ऐसा लगता है कि आप वहीं पे खड़े होकर सुन रहे हो उस चीज को। तो ये सारे मूवी से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा था। मैंने जुबैदा मूवी के ऊपर एक कविता लिखी है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं भी नया लिखना शुरू की हूँ। मेरा नाम अनुपमा राठी है, फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। तो जो भी मुझे समझ आया मैंने स्पेशली जुबैदा को ही यहाँ पर पोर्ट्रे किया है अपनी कविता के अंदर, वो भी मूवी वाली जुबैदा। सो गए हैं, खो गए हैं दिल के अफसाने, कोई तो आता फिर से इनको कभी जगाने। ये शुरुआती थी लाइन। जुबैदा फूलों सी कोमल, नाम के अर्थ की तरह ही बनती थी खूबसूरती उसको देखते ही।
बहुत कुछ पाना चाहती थी, वो अपनी शर्तों पे जीना चाहती थी। ख्वाबों को पूरा करना होता उतना आसान नहीं, घर में ही मिल जाते हैं उनको तोड़ने वाले कहीं। उन टूटे टुकड़ों के साथ भी जी रही थी। फिर दिखाने को नए सपने आया एक राजकुमार, वो संग उसके फिर बही। अपनों ने ही उससे मुख मोड़ लिया, नई जिंदगी की तरफ रुख जो उसने किया। पहुंच तो गई थी रानी अपने महल में, पहुंच तो गई थी रानी अपने महल में, पर सुकून कहाँ था उसके जहन में। प्यार भरपूर मिल रहा था, फिर भी मन और पाने की जिद में था। बहुत कुछ गलत भी पड़ा सहना, वो उसका देवर वाला यहाँ पे जो चीज थी, देवर जो उनका बिहेवियर था उसके साथ में, बहुत कुछ गलत भी पड़ा सहना, ऐसी बंदिशों में कहाँ था पसंद उसको रहना। अपना प्रेम नहीं था उसे किसी के संग भी बांटना, भारी पड़ रहा था उसके लिए एक एक दिन काटना। मकसद था सिर्फ अपने प्यार को अब पाना, मकसद था सिर्फ अपने प्यार को अब पाना, दूर उसे सबसे कर बस उसमें ही था खो जाना, बस उसमें ही था खो जाना। ख्वाहिशें तो पूरी ना कर सकी थी कोई वो उम्र भर, ख्वाहिशें तो पूरी ना कर सकी थी कोई वो उम्र भर, पर सुकून क्या मिला होगा उसे, पर सुकून क्या मिला होगा उसे आखिरी वक्त, संग अपने प्यार के साथ जब अकेली थी उस नीले आसमां पर, उस नीले आसमां पर। सो गए कहीं खो ही गए दिल के अफसाने, कोई भी नहीं आएगा इनको फिर से कभी जगाने। मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ उस्ताद, आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा परिचय में नहीं वो परिचय मैं भूल गया, मेरा हो जाएगा थोड़ा तारीफ नहीं करूँगा, जो है वो मित्रों आज अपने साथ एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज के रूप में एक शख्सियत मौजूद है। वैसे तो जो उर्दू साहित्य या साहित्य से संबंधित लोग हैं वो जोधपुर को सिनका निजाम का शहर है। वो सिनका निजाम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और बड़े अभी इंदाना होटल में एक प्रोग्राम हुआ तो इनके परिचय में जो इनको जो सम्मान और पुरस्कार मिले वो पढ़ने में ही 5 मिनट लगे। तो वो सब मैं क्योंकि इनको मुझे मालूम है मैं 40 साल से इनके तो हाँ वो नहीं करूँगा। तो लेकिन आखिर में एक बात कि ये बहुत कायदे पसंद आदमी है, लेकिन इसलिए इनका ये कहना है कि सब कायदे ठीक है, मोहब्बत सबसे बड़ा कायदा। मेरी मोहब्बत की वजह से बहुत बहुत अभी जिस फिल्म कायाम की चर्चा की है, हम अपने कहानियों पर भी बात करते हैं और आपको याद होगा कि हमने इस बात को अनुभव किया है कि किसी भी बात को समझने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक आंखों की कुव्वत और एक रोशनी। तो जिस वक्त ये फिल्म देखी थी वो उस बात को 24 साल हो गए थे। तो प्लीज कंटिन्यू। तो रोशनी भी अलग होगी और वो कुव्वत भी अलग होगी। अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से फिल्म की आयामों की चर्चा की और कई उसमें मुझे तो उसमें कई नई जानकारियां मिली, लेकिन इस सत्र का जब अनिमेश जी ने आयोजन किया तो उस वक्त मैंने दोबारा देखी और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक नई रोशनी में इसको देखना चाहूँगा। तो उसकी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। उसके लिए सबसे पहला मेरा ये प्रश्न अपने आप से रखा कि श्याम बेनेगल ने क्या सोच के ये फिल्म, वो क्या उसका कहना चाहिए।
शब्द का अर्थ आपने बताया, और इसमें मैंने भी देखा, गूगल बाबा ने कहा कि जुबेदा का अर्थ होता है उत्कृष्ट और महान। तो मुसलमान इस्लामी महिलाओं में ये नाम रखा जाता है। और ये भी मैंने पढ़ा कि मक्का मदीना के बीच में एक रोड, एक मार्ग, जहाँ पानी पिलाया जाता है यात्रियों को, वो भी जुबेदा के नाम से एक मार्ग है, क्योंकि अरब कंट्री में जुबेदा की बहुत मशहूर विद्वान महिला हुई है। जहाँ तक इसको समझने का सवाल है, तो ये जो गीत अपन अभी, जैसे कविता भी आपने रखी, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रतिनिधि उसका मैसेज है, बल्कि इसकी चर्चा आपने की कि वो बंजारन एक जिप्सी के रूप में जो सबसे पहला, और जिसकी खोज में उसका वो पत्रकार लड़का भी आता है, जिसमें वो कहती है कि मैं अलबेली हूँ, घूमू अकेली पहेली हूँ। तो मुझे लगता है कि एक चरित्र को लेकर तो श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई, उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, और आपने कहा कि लता जी ने कहा कि वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बिल्कुल एक सीमा में रहने को बाध्य करता है, लेकिन कला तो वो विस्तार करती है। तो मैं इसको उस दृष्टि से नहीं, एक पहेली क्या, पहेली किसको बता, क्या जुबेदा एक पहेली, जैसे आपने उनके व्यक्तित्व के कहा है। मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहता है कि स्त्री ही, नारी ही एक पहेली। और इसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी कहानियों के पात्रों में जाऊंगा कि जुबेदा की कहानी में जो प्रश्न चिन्ह है कि वो अपने पिता से सहमत न होते हुए भी जिस व्यक्ति से शादी करती है, लेकिन जब उसका तलाक होता है तो वो ऐसी दुखी हो जाती है मानो अपने प्रेमी से भी अलग होती है। ऐसा क्यों? महाराजा के प्रणय निवेदन के बाद वो प्रथम बार में अस्वीकार करती है, लेकिन फिर अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन करके महाराजा से विवाह करती है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्यों? सारे महल की सुख सुविधाओं में आप सबने कहा कि वो एक वापोह में, वो असमंजस, वो असमंजस क्या है? एक प्रश्न चिन्ह। अब मैं कुछ बहुत ही छोटे रूप में कुछ कहानी की नायिकाओं की भी इस बात को जोड़ूंगा। देवदास जो हमारे लिए प्रेम कथाओं की कसौटी है, कि पारो को जैसे ही देवदास के अनिश्चय मन का पता लगता है, वो एक विदुर से विवाह करके सेटल हो। क्यों? उसने कहा था, जैसे मशहूर 100 साल से जो अमर प्रेम कथा है, जिसमें 8 साल की नायिका है, 12 साल का नायक है लहना सिंह। वो सूबेदार से शादी के बाद सूबेदार द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने जाते हैं, तो लहना सिंह पर अपने पति की रक्षा का भार, और उसमें हम सब जानते हैं कि तो उसमें शहीद होता है। द्वापर में आए, क्या हम महाभारत की पात्र द्रौपदी को समझ पाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन। अर्जुन जो इतना बड़ा धनुर्धर था, द्रौपदी के लिए तो मात्र एक तीर तलवार जो कि मछली के हाथ में लगा। बाकी सारे द्रौपदी की सारी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति भीम ने की। कौरवों के 100 पुत्रों का वध भीम ने किया। दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ी। दुशासन के हृदय के रक्त से द्रौपदी के केस बांधने की प्रतिज्ञा भीम ने की। धर्म क्षेत्र में जब द्रौपदी का न्याय होता है, उस वक्त भीम वहां मौजूद होता है। तो द्रौपदी कहती है कि भीम अगले जन्म में
ये वचन दो कि तुम मेरे एकनिष्ठ पत्नी हो। एक वचन। सतयुग माँ है, महाभारत सारी किसके पीछे हुई? द्रौपदी के। रामायण किसके पीछे हुई? सीता के। छोटा सा एक प्रसंग लूंगा। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान सीता जी से आज्ञा लेने आते हैं कि माता कुछ चिन्ह दो और या कुछ मुझे कोई संदेश दो, भगवान क्या कह, राम क्या कह। तो भक्त कवि तुलसीदास में एक चौपाई लिखते हैं, कहू तात अस मोर प्रणामा, कहू तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन खामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ संकट भारी। तो कवि और भक्त तुलसीदास ने गोपाल हमको सीता की तरफ से राम के लिए लिखा था कि आपकी पत्नी आपके संकट में है और आप पूर्ण काम कैसे? और वो इसमें ये भी स्वीकार कर रही है, जिसमें स्पष्ट नहीं है कि हाँ मुझसे मेरे से भूल हुई कि मैंने जिस पुरुष के लिए अपनी मिथिला का त्याग किया, मिथिला से अयोध्या आई, फिर जिस पुरुष के लिए अयोध्या के महलों का त्याग किया, वो पुरुष मेरे समीप खड़ा था, लेकिन मैंने स्वर्ण मर्ग की चाल की, मैंने लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन किया। ठीक है, मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आप अपना विरुद्ध संभालिए, आपका क्या है? तब मैं पुनः अपनी बात को इन सब कथाओं का सुबेदा की प्रेम आपको वो जो गाना याद करना चाहिए, तो सबसे पहले उस जिप्सी बंजारन के रूप में था, मैं अलबेली एक पहेली हूँ मैं। और वो रोशनी जो मैंने अभी इन दिनों में इस फिल्म को देखने के लिए या समझने के लिए या अनुभव करने के लिए इस्तेमाल की, वो रोशनी यहाँ विराजमान है। अभी कुछ दिन पहले आपसे एक आध घंटा बात हुई, तो जो बड़ी शख्सियत होती है उनका ये लाभ होता है कि आप उनके साथ रहें, तो एक महीने में 1 घंटा लाइब्रेरी में जितना आपको जानकारी मिले, या सेमिनार में 3 दिन का जितना लाभ आपको। एक वाक्य, हालांकि मैं उस्ताद कह रहा हूँ, लेकिन ये वो वाइड शख्सियत है जिन्होंने न तो कोई उस्ताद बनाया, न ये किसी के उस्ताद हैं, लेकिन इनके मुंह से एक वाक्य निकला, औरत इस सृष्टि का सबसे बड़ा असरार है, स्त्री इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। उस रोशनी में मैंने अपनी बात कही है, ठीक लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक बात का मैं बोलूंगी, आपने जैसे जुबेदा पिक्चर हमने देखी स्टार्टिंग से, वो शादी नहीं करना चाहती है उस वक्त, वो अपने पिता से प्रार्थना करती है कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है, मेरी अभी शादी मत करो, ठीक है, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती वो अपनी बात मनवाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। फिर वो एक बच्चे की माँ बन जाती है, एक पति से प्रेम करने लग जाती है, फिर वो पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं उसको, फिर उनके पिता का अहम आगे आ जाता है और फिर वो मेरी बेटी पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो यहाँ फिर वही बात घूम फिर के आ गई पितृसत्तात्मकता की, उसकी स्त्री के जीवन का फैसला कोई और ही करता है, चाहे वो शादी है तो भी वही कोई और करे, यहाँ पहली की बात है ना। और जब वो नहीं अलग होना चाहती है तो फिर उसको वहाँ जबरदस्ती तलाक दिलवाया जाता है। और एक स्त्री की एक और खासियत होती है कि जब तक वो बंधन में नहीं बंधती वहां तक ठीक है, जब वो बंधन में बंध जाती है तो जिस बंधन में से कोई डाल देता है तो उस बंधन को
स्वीकार कर लिया। हाँ, ये जुबैदा की जो आप कह रहे थे ना कि पहले वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी और बाद में उसके लिए वो रोती भी है, तो ये दो बातें हैं, बाकी बहुत सारी बातें थी आपकी। तो वही है कि पति और शादी यही जिंदगी का एक हाँ, वो नहीं शादी करना चाहती वो है। सिर्फ औरत के साथ तो ये मतलब वो हुई नहीं, लड़की बड़ी होने लगी, बस जोड़ दिया यही। ये उस्मा कलाम है, ऊपर सर की नहीं लिखी सर कहानी जानते का हैं सर, मुलाकात हुई। हाँ, गदनफर सर के साथ मिले थे। हाँ, बोल रही थी। हाँ, मैं यही बोल रही थी, मतलब यही जिंदगी का एम नहीं होता है हकीकत में तो, लेकिन वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि बस लड़की के साथ तो करियर भी अब थोड़ा बहुत जोड़ने लगे। आप उतना भी देखो जाओ तो लड़का तो फिर भी ऊंचे पे रहेगा, लड़की यही पर है, करियर की भी जोड़ो तो। और टाइम के साथ विकास हो रहा है तो विकास ये लाइन पे ही है, ये नहीं कि ये बराबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो पति, शादी, घर, यही उसकी लाइफ का भी एम नहीं होता है। बस उसमें बांधते जाओ तो बस और समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, समझ कहाँ समझे। समाज में इतनी सारी चीजें क्रिएट करती हैं, उसी के अंदर में समझना है, उसके बाहर निकल के समझने की कोशिश करो, समझ में आएगी। उस्मा जी जब बोल रही थी तो मुझे एक बात याद है, सिमोन द बोवार बहुत बड़ी लेखिका हुई है, उन्होंने स्त्री उपेक्षिता, उसके जो सेकंड सेक्स के उसका, तो वो वहाँ भी यही कहती है एक्चुअली। जब एक्चुअली पुरुष अपने नजरिए से देखता है तो स्त्री को हमेशा रहस्य में पाता है, उतना रहस्य में नहीं जितना कि पुरुष देखता है। कहता है कि रहस्य में तो बना दी गई है उसको, वो भी एक इंसान है हार्ड मास का, लेकिन जितनी रहस्य उसमें कहते हैं ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 100%, सिमोन कहती है अपनी पुस्तक में कि 100% चीजें जो है बिल्कुल खुल जाता है उसके लिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर उसको जो इम्पोज कर दी गई है और उसको रहस्य में बना दिया गया है, और फिर पुरुष उस पर चकित होता है कि ये रहस्य है, इसके इस पहलू कैसे समझा जाए। तो ये भी हमें समझना चाहिए। सिमोन दी बुआर का तो ये कहना है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत। टू ग्रेटर मतलब स्त्री का मतलब वो एक बायोलॉजिकल दूसरा फिल्म के अंदर के अलावा उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है कि उसका बेटे का एक प्रश्न है अपनी नानी से, तो पारिवारिक बात तो आप सबने कही, वो एक प्रश्न है, मेरी माँ आखिर चाहती क्या थी। आज जितने भी राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, ये सब आप पूछते हैं आखिर आप चाहते हैं। नहीं, जब तक एक औरत अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है तब तक वो पहेली नहीं लगती किसी को। फेमिनिज्म को आपने सिमोन दी बुआ को कहा है, शरदचंद्र ने सिमोन दी बुआ से बहुत पहले स्त्रीत्व और सतीत्व पर लिखा है और चरित्रहीन उपन्यास में उन्होंने उस चीज को और वही सवाल आज भी है, आखिर औरत चाहती है, यही पहले जो आदमी चाहता है, ये आदमी तो चाहता है। नहीं, जब वो चाहने लगती है तो पहली बन चाहत पूरी करती है, जब तक वो करती है तब तक वो पहली नहीं है। सदगुरु का ये कहना है कि अगर औरत जिस दिन वही चाहने लग गई जो आदमी चाहता है, तो दुनिया खत्म हो जाए। यस, ये आप सही पॉइंट पे आए हैं। अगर वो चाहने लगी जो समाज टिका है ना, तो औरत के कंधे पे टिका है, ये मैं फिर कहूंगी। खत्म हो जाए। There will be no feminism, only masculinity. ये जितना भी पैट्रियार्की चल रही है, सोशल सिस्टम चल रहा है ना, ये औरत के खड़े रहने की वजह से चल रहा है। जिस माहौल में ढाला, अगर वो ढल गई है तो सब कुछ ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उस चेंज करने की कोशिश करेगी, then lot of questions will be there, क्यों कर रही है, जाकर के सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब इसमें हम ये भी सवाल कर सकते हैं, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया है ना, बच्चे को छुड़ा दिया, मतलब छुड़ा दिया गया एक्चुअली, बच्चे को छोड़ के भी उसके लिए भी मतलब एक कमजोर हुए। हाँ बिल्कुल से इस्तेफादा ही कर रहा है, मतलब लाभान्वित हो रहा। तो थोड़ा सा फिल्मों के संदर्भ में मैं बात करूँगा। ये जो पैरेलल सिनेमा का हम लोग नाम ले रहे हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद न्यू वेव और फ्रेंच न्यू वेव एक धारा पैदा हुई, और इटली में भी एक न्यू वेव पैदा हुआ। भारत में फ्रेंच न्यू वेव का प्रभाव हुआ, वो आज़ादी के आसपास बंगाल में पहले आया, बंगाल से फिर हिंदी सिनेमा से होते हुए अन्य प्रदेशों में फैला। ठीक है, इसके इतिहास। और फ्रेंच न्यू वेव का मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल हॉलीवुड से इतर एक फॉर्मूला पैदा किया जाए
जहाँ पर जीवन जैसा है वैसे बताने की कोशिश की जाए। सॉन्ग एंड डांस, मर्डर या चेज से ज़्यादा एक आम लोगों के दिनचर्या का जो जीवन है या हाशिए पर बैठे लोगों की कहानियों को गढ़ा जाए या कहा जाए, उसकी परिकल्पना में फ्रेंच न्यू वेव पैदा हुआ। इसके गोडार्ड, ट्रूफोर्ड और एग्नस वार्दा एक कुछ डायरेक्टर्स का मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। तो उसी का ही बंगाल में फिर ऋत्विक घटक हुए हैं, सत्यजीत रे इसके पायनियर हुए हैं पैरेलल सिनेमा के, और उसके बाद तपन सिन्हा और मृणाल सेन, और उसके बाद ये सिलसिला आगे उत्तरोत्तर चलता रहा जी अरविंदम और दक्षिण भारत में। और यहाँ पर जो 70 के दशक में श्याम बेनेगल ने पहले ये मुहिम स्टार्ट की सत्यजीत रे की प्रेरणा से। अब मैंने कहा कि ये कमज़ोर फिल्म क्यों है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन, सुबह मैं विकास से बात कर रहा था, आज आए नहीं है, जो भी लोग FTII या SRFTI या और भी कहीं फिल्म स्कूल जाते हैं या हम लोग फिल्म का आस्वादन या अध्ययन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जिनके काम को हम पसंद करते हैं, या तो वो गुरुदत्त, राज कपूर या बिमल रॉय की बात करते हैं या फिर महबूब खान की भी बात करते हैं। मैंने ऐसे साक्षात्कार कम पढ़े हैं कि श्याम बेनेगल मेरे इंस्पिरेशन है। श्याम बेनेगल की फिल्में टेक्निकल रूप से बड़ी कमज़ोर फिल्में हैं। वो श्याम बेनेगल की फिल्मों में थिएट्रिकल प्रभाव ज़्यादा लग रहा है, फिल्म में विजुअल माध्यम, मूविंग इमेजेस का माध्यम। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि टेक्निकल रूप से ये उनकी सबसे सशक्त फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पैच वर्क हो रहा है कि भाई मूविंग इमेजेस के मोन्टाजेस कम है इसके अंदर, साइलेंस होना चाहिए फिल्म में। फिल्म हम क्यों देखते हैं, लॉन्ग शॉट होता है कि किरदार चलता जा रहा है सड़क पर और वो एक्सप्लेन कर देता है कि किरदार की स्थिति क्या है। और ये फिल्म, आपने कहा कि संगीत, ये फिल्म जैसे विक्टर आता है, फिल्म मरी हुई फिल्म उठ के खड़ी हो जाती है। मरी हुई फिल्म थी उससे पहले, तो एकदम विक्टर आता है और फिल्म में जान आती है, क्योंकि वो संगीत पक्ष और जो विक्टर का किरदार है वो निर्देशक की कमजोरियों को ढक लेता है। और उसके बाद 2-3 लोगों से और भी मेरी बात हुई कि हम फिल्म में देखते हुए किसी भी व्यू पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम हमारे एजम्पशंस के साथ तो चल रहे हैं। तो और मैंने और चीज़ों को टटोलने की कोशिश की कि भाई आज जो भी राजस्थान की बैकड्रॉप में फिल्में हमने देखी है 90 के दशक के बाद, जो नॉर्मल डायरेक्टर्स ने फिल्म बनाई है वो कोई पैरेलल सिनेमा से नहीं आए, नॉर्मल सिनेमा से आए। चाहे गुलाल हो, डोर हो, एकलव्य हो या मनोरमा 6 फीट अंडर, तो सब में एक विजुअल लैंग्वेज है। मैं वो फिल्में बार बार देख सकता हूँ, जुबेदा मैं बार बार नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जो सिनेमा माध्यम है वो विजुअल भाषा के लिए देखता हूँ मैं। मतलब वो संवादों के लिए नहीं देख रहा हूँ मैं कोई भी फिल्म। मतलब वो अगर साइलेंट मोड में कर दूँ, उसको म्यूट कर दूँ, उसके बाद भी वो फिल्म क्या कहना चाहती है वो मेरे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि कई कई जगह ऐसा लगता है कि पैच वर्क है, जब मैं इसको होलसम समग्रता में देख रहा हूँ। मैंने तो सर की जो बातें सुनी थी ना स्त्रियों के संदर्भ में, उसके बारे में कुछ सोच रही थी। जैसे उन्होंने भीम के बारे में बोला, तो स्त्री चाहती क्या है कि उसे जो अत्यधिक प्रेम करे वो उसी की हो जाए, चाहे उसके सामने कितने भी प्रपोजल आए, कुछ भी करे, लेकिन वो किसको चुनेगी सर, कि ना जो उसके प्रति समर्पित हो। तो भीम पूरी तरह से द्रौपदी के प्रति समर्पित है, इसीलिए वो अगले जन्म में उसको ही पति के रूप में चाहती थी। जहाँ देवदास की बात हुई थी, वहाँ पर भी मेरे दिमाग में बात यही चल रही थी कि वहाँ उन्होंने उसे पता चल के देवदास उनके प्रति समर्पित है, और वो जो है, और उनकी माता जी चाहती नहीं थी कि उनके साथ उनका विवाह हो। तो यहाँ पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया पारिवारिक स्थितियों को देखते, सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, और उसने किसी और के साथ में, जो उनसे बहुत अधिक उम्र का व्यक्ति था, उनके साथ में विवाह किया। तो स्त्री एक तरह से समर्पण भी है। और जहाँ तक सर ने कहा रहस्य, वाकई मैं भी इस बात से, स्त्री वाकई में एक रहस्य है। नहीं, एक पॉइंट मैं यहाँ एक बात मैं कहना भूल गया, जब पांडव हिमालय गमन करते, मैं ये कह रहा था, बात सब साथ में। हाँ भाई, पहले द्रौपदी गिरती है, उसका कारण ये है कि वो अर्जुन से ज्यादा था, यही मैं कहना चाहता था।
इसलिए आपको भीम वाली बात हाँ, नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग बातें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की बातें जो- ये भी चीज है अर्जुन से जीता अर्जुन ने हाँ था। वो इसलिए सीता द्रौपदी के अर्जुन ने द्रौपदी के सबसे पहले डाउन होने का मरने का कारण ये है। वो उसने तो वो उसको ही पति मानती थी। पांचों के रूप में पहले तो अर्जुन को ही चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका भीष्म का जो कार्य है या भीष्म जो उसके लिए भी है, जो भीष्म था उसके लिए। भीम उसके लिए जो कर रहा है, सारी बात को तब इसमें यहाँ- कन्वर्ट कर हाँ। रहे हैं कि स्त्री घर क्या है। स्त्री नहीं रहस्य तो है। समाज में तो रहस्य है। लेकिन जो समझेगा हर कोई नहीं समझ सकता उसे, स्त्री को हर कोई नहीं समझ सकता। एक चीज समझदार काम से कोई समझ ले उसके लिए वो बिल्कुल के खुली किताब ज्यादा रहस्य में तो कोई हो ही नहीं सकता। जुबैदा का ये है कि वो अपनी लाइफ में जितना पॉपुलर होना चाहती थी, मतलब आयरनी है कि उतनी ज्यादा गुमनाम वो हो गई कि अपने जीते जी नहीं इनफैक्ट इससे दायरे में सीमित होकर रहना पड़ा उसको। खुली और किताब मतलब स्त्री उसी के लिए है कि जो उसको समझ लिए, जो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, अन्यथा वो सबके लिए रहस्य है, हर कोई नहीं सुलझा सकता। नहीं वो तो पुरुष के लिए भी है। वाइस वर्सा है। पुरुष को तो फिर भी माँ बन के, बहन बन के, बहुत चीजें बन के स्त्री समझ लेती है। पुरुष भी कोई कुछ सर एक मूवी मेकिंग से रिलेटेड इस फिल्म के जो नहीं सीन्स बोले हैं तो भी समझ लेती है। उनसे रिलेटेड एक था, जैसे खालिद सर से जो पहले मेरी बात होती थी, अब तो वो इतने मतलब थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि वो खुद के कुछ बुक लिख रहे हैं उसमें। तो वो बता रहे थे कि जो मूवी जो रियल लाइफ में जो सीन थे ना, जैसे आप बता रहे हो कि मूवी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप हर चीज एग्जैक्टली ऐसे नहीं बता सकते। तो एक तो क्या यहाँ का माहौल ऐसा है, ठीक है, बहुत ओवर, मतलब अपन को तो सब अलग दिखता है बट वो धमकी वगैरह इंटरनल तो चलती है। तो मूवी से पहले स्क्रीनिंग हुई थी जोधपुर में और उनको क्लियर कट वो हो गया था कि आपको नहीं करना, और शूटिंग से पहले भी तो भी काफी सारे सीन मूवी के अंदर ऐसे हैं जो रियल में हुए थे बट उनको मूवी में कैसे ऐड ऑन किया हुआ है। तो बेसिकली जुबैदा जो थी वो फिल्म एक्ट्रेस थी, फिल्में करती थी बकायदा, उसने 2-3 फिल्में भी की थी, बट मैंने बताया ना उसका बैड लक ये कि जो फिल्म उसने इन बिटवीन छोड़ दी वो तो बहुत क्लियर प्रिंट में अवेलेबल है। जैसे एक फिल्म है सुरंग जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और एक फिल्म है उषा किरण नाम था उस फिल्म का। तो बहुत सारी फिल्में जिनके प्रिंट्स है ना अवेलेबल नहीं है। जैसे मधुबाला ने 75 फिल्में की थी जिसमें से 40 तो मिसिंग है। तो हर मतलब खूब सारी हीरोइंस की जो रील्स होती है मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है। तो उसकी एक फिल्म थी उषा किरण जिसमें उसने बकायदा काम किया था। उसमें फराह खान जो डायरेक्टर है ना, इसके पिताजी जो थे वो उसके ऑपोजिट थे, मगर वो वाली अब मिसिंग है। तो उस फिल्म का नाम उषा किरण था, उसका साइड रोल था। उसका एक पोस्ट कार्ड मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो उसमें उसने काम किया था। तो हनुमंत सिंह के साथ उस वक्त मिल चुकी थी और महाराजा ने कहा कि इसको हटाओ आप मूवी से, पूरा इसको कहते हैं ना एडिट आउट करो। तो उस टाइम की क्या इतनी टेक्निक वो नहीं थी इतनी, तो मतलब एडिट आउट हो गई थी बट फिर भी वो गानों में और डायलॉग्स में और कई सीन्स में थी मूवी में। फिर जब उसकी डेथ हुई 1952 में जनवरी में, तो फरवरी में पिक्चर रिलीज हुई। तो खालिद मोहम्मद बहुत छोटा था उस टाइम, तो उसकी नानी उसको थिएटर में लेकर गई और जब वो सीन आया स्क्रीन पे तो उसमें एक जिप्सी सॉन्ग में होती है, ठीक है तो वो एक अमीर भाई कर्नाटकी करके, मतलब उसकी इतनी अच्छी आवाज नहीं है सिंगर की। पुराने जो होते ना सिंगर जिनकी भारी और थिएटर वाली वैसी आवाज में वो गाना है, बट है वो जिप्सी सॉन्ग। तो जिसमें वो स्क्रीन पर आई तो उसकी नानी रोने लग गई उसको देख के बहुत। तो वो बहुत छोटा था और उसकी मेमोरी में वो सीन रह गया कि स्क्रीन पे एक और लड़की आई थी, उसको देख के मेरी नानी रो रही थी। उसको ये नहीं पता था कि उसकी माँ थी, बट उसकी मेमोरी में वो सीन था, उसको वो सीन फिल्म में डालना था, तो वो उसने एंड में ये सीन डाला है। और खूब सारे ऐसे सीन है, जैसे जोधपुर वो आता था और हुकुम सिंह से उसकी बहुत अच्छी बनती थी, बट मूवी में ऐसा बताया नहीं है कि वो उसकी अच्छी कमराडरी थी। तो अच्छे रिलेशन थे। उल्टा हुकुम सिंह की डेथ से एक हफ्ते पहले वो मिलकर भी गया था, और अभी वो एक बुक भी लिखी उसने, द इम्परफेक्ट प्रिंस, अपने भाई के लिए लिखी उसने। तो जुबैदा के बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे सीन ऐसे हैं। इवन जोधपुर में वो आई थी तो आप कह रहे थे कि अगर वो ज्यादा टाइम रहते ना तो शायद उनके और भी 2-3 अफेयर हो जाते। ये टू मदर्स जिस बुक के बारे में आपने उल्लेख किया, पढ़ी है आपने? हाँ मेरे पास है। उस बुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली उस बुक में क्या है कि बॉम्बे में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज है और खालिद मोहम्मद के फ्रेंड्स हर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत सारी स्टोरीज है। मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं, ईरानी लड़कियां कैसी होती है, वहाँ पे ईरानी भी कॉलोनीज है बॉम्बे में, तो उन सब की जो भी चटपटी स्टोरीज वगैरह ना, उन सब का एक वो है, मतलब एंथोलॉजी, हाँ वो पूरी उसमें ऐड कर रखी है। तो उसमें टू मदर्स एंड अदर स्टोरी, हालांकि उसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ फयाजी और जुबैदा को छोड़ के सारे फिक्शनल कैरेक्टर है, बट फिक्शनल कोई नहीं, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि फिक्शनल लिखना पड़ता है, तो सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं सारे उसमें।
और जुबैदा की जो एंसेस्ट्री है वो थोड़ी पाकिस्तान से भी है। तो जो सरदारी बेगम थी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ेबा है, वो अभी भी है, पाकिस्तान में ही है वो। और 87 में सरदारी बेगम की डेथ हो गई थी, तो उनकी कब्र वगैरह भी वहीं पे ही। तो वो ज़ेबा पाकिस्तान की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, अब तो वो 85 समथिंग की हो चुकी है। तो जुबैदा की कजन ही है, बट मतलब 7-8 साल का एज गैप था। और जोधपुर में हनुमान सिंह और जुबैदा का जो ओवरऑल था, मतलब उनका कोर्टशिप पीरियड और डेथ का, वो सिर्फ 13 महीने का था, तो ज्यादा लंबा नहीं था। अगर 2-3 साल का होता तो शायद उससे भी आउटग्रो होके वो किसी और से भी शादी करते, तो अपन को पता नहीं है कि वो चीज क्या है। बट उसको बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया हुआ है मूवी में और आइडियल बनाया हुआ है, जो कि हनुमान सिंह के बहुत मल्टीपल ऐसे थे और उनकी शादियां भी 3 हो चुकी। इनका दूसरा बेटा कहाँ है जो यहाँ मतलब इनसे था, हनुमान सिंह से? उनकी तो डेथ हो चुकी है। हुकुम सिंह नाम था, उनका तो मर्डर हो गया 84 में। वही प्लेन क्रैश भी मर्डर ही था या प्लेन क्रैश? नहीं, वो तो मैम अलग अलग इससे जय नारायण व्यास पे उसका पॉलिटिकल एंगल भी उसका जनरल व्यास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ना। भाई इन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी और 35 या 40 सीटों पर खड़े किए थे और जयनारायण व्यास को पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र में भी हराया और विधानसभा क्षेत्र में भी हराया और जमानत जब्त करवा दी एक्चुअल में, और इनको 70% से ज्यादा वोट मिले मतलब एक्चुअल तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, बाद में वो चल रहा था और वो उसमें तो पॉलिटिकल भी वो मामला हो। जब एक्चुअली हम उनकी कोर्टशिप पीरियड शुरू हुआ था ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम क्या था, एकीकरण चल रहा था अपने 47 से लेके 48 से 57 तक चला था। तो जुबैदा भाई एक मुस्लिम कैरेक्टर है और वो हनुमान सिंह की लाइफ में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत डर था कि भी ये ना एक मुस्लिम है, कि ये जिन्ना की जासूस तो नहीं है कि ये पाकिस्तान में इन्वॉल्व करवा देगी। तो एक वो था उनके माइंड में। तो उन्होंने हनुमान सिंह की मदर को भी लेटर्स लिखे थे बहुत सारे, बट उनकी मदर ने वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो यंग बेटा वो अपने हिसाब से चलेगा। तो शादी वगैरह हुई, तो जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनके माइंड में ये कंडीशंस थी। जबकि जो उम्मीद भवन वाले अभी जैसे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि हनुमान सिंह की मंशा थी कि पाकिस्तान जाए। उसमें बताया कि मंशा दोनों तरफ थी, कि जो जहाँ बेटर ऑप्शन होगा चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, वो वहां पे मर्ज होगा। और इस बीच में जय नारायण व्यास ने क्या, हनुमान सिंह जी विधानसभा के थ्रू भी खड़े हुए थे और लोकसभा, तो जोधपुर से लोकसभा का था और जालौर से विधानसभा, दोनों जगह जीत रहे। बट उस टाइम जय नारायण व्यास गए थे वहां पे जालौर में, तो ये डर था कि वो कहीं वोटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं करवाते, तो अपने वो 2 सीटर में गए थे और वो उनका प्लेन क्रैश हो गया था ब्यावर साइड में, या शिवगंज सुमेरपुर साइड में, हाँ सुमेरपुर के साइड में तो क्रैश हो गया था। तो बोलते हैं कि भी एक्सीडेंट करवाया था। मलबा भी मिला था। मलबा तो मैम अभी ये है ना अपने सेंट्रल जेल में पड़ा हुआ है। हाँ, पहले तो ये था कि वो शायद पाकिस्तान के कोई जहाज गिरा होगा उसका मलबा होगा। बाद में जब उसको किया डायग्नोसिस किया तो पता लगा कि उनकी हुकुम सिंह की प्रेजेंस। लेकिन हम इसके उमेद भवन के स्टाफ क्वार्टर्स में ना, पहले उमेद भवन में एक जगह है बारादरी, वहां पे बैक साइड से हम लोग जाते थे कई बार, तो वहां पे भी एक पुराने प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था, तो उसके लिए कहते थे हनुमान सिंह जी का प्लेन। और ऑल ऑफ अ सडन कहने लगे कि जेल के अंदर जो एक प्लेन है वो भी हनुमान सिंह जी का है, तो वो कंफ्यूजन है कि किसका कौन सा प्लेन है। और काफी अच्छे पायलट थे वो, बहुत अच्छे पायलट। तो इनको अपने राइट्स तो भी मिले, एयरफोर्स म्यूजियम बना है ना जुबैदा के बेटे को। उनको मैम क्या पहले से फिक्स होता है कि किनको कितने राइट्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से उनको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। और अगर फिर वो ज्यादा क्लेम करते हैं तो मर्डर होते हैं उनके, वो चीज। हाँ, तो क्लेम करने का बचा कौन? अभी तो वो तब वो चीज डिसाइड तो खालिद मोहम्मद तो बनता भी नहीं ना। नहीं उनका तो हुकुम सिंह जो मिला हुआ नहीं बनता हाँ, नहीं, तो क्यों नहीं उनको बनता? और एक बात और है जो मैंने फादर का कोई और है। फादर होने से क्या भाई जुबैदा के पास रखती तो उनको मिलना चाहिए। पति थे तो ऑटोमेटिकली अगर रहती तो मिलना नहीं, तो लेकिन चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, अगर हस्बैंड ने अडॉप्ट किया वो बेटे का, नहीं, आज की तारीख और पहले कानूनों का मुझे नहीं पता। आज के कानून तो ये कहते हैं कि अगर उसकी शादी होगी तो ऑटोमेटिकली उसका हकदार हो गया वो। बट क्या होता है जब इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं इतने, तो आपको बोलने की वैसे भी वो हिम्मत जमाना नहीं निकल गया। जमाने में सारे हाँ। नहीं, तो फिर बचा ऑफिशियली तो उसका राइट तो है। प्रॉपर्टी में एक्चुअली जो थे नहीं, उनको अच्छी प्रॉपर्टी मिली है। किसको? जो हुकुम सिंह थे उनके बच्चों को मिली। परीक्षित सिंह तो उनका लड़के का नाम, इवन फोटो बना के लड़के का नाम परीक्षित सिंह है। परीक्षित सिंह, हाँ अच्छा, शिकारगढ़ साइड में तो जहाँ जहाँ उन्हीं की प्रॉपर्टी, जगह जगह मतलब बहुत जमीन उनको।
अब मान लो हम लोग शिकार से वैसे कुछ बना के स्वभाव के बारे में भी अलग अलग कंट्रोवर्सी है एक्चुअल में। आप देखें तो जैसे कि शॉर्ट टेम्पर के तो कहते ही है कि शॉर्ट टेम्पर थे वो, लेकिन साथ में ये है कि जितना बुरा उनको जितने जोधपुर में किया जाता है, मतलब जयपुर के महारानी ने उसको अच्छा पाया है। अब उनके मतलब इंटरव्यू में जो उनको बताया, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है यहाँ पर कि भाई वास्तव में उनका वो कैसे थे, मतलब नेचर अच्छा था। हाँ, शॉर्ट टेम्पर तो बताते हैं। हाँ, और वो भी रहस्य है कि उनका मर्डर हुआ या राजा है तो कैसे हो रहा है? हाँ, सड़कों पर एक तरफ सिर्फ था, एक तरफ घर था, ये तो हकीकत है। लेकिन जो उसकी कॉन्स्पिरेसी है ना उनकी, नहीं सर, नहीं सर, सब आपको जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। नहीं फिर भी सुनना चाहेंगे। नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता दो शब्द आपके भी। दो शब्द धन्यवाद आप सबका। नहीं, आपसे तो अलग शायरी भी सुनेंगे सर, अलग। आप भले जुबैदा से नहीं कनेक्टेड, अपना सुनाइए कुछ। नहीं जुबैदा कई बार सुने, जुबैदा से मैंने नहीं फिल्म जो फिल्म की मैं वही करा कि अभी तक की बहस से मुझे ये लगा कि हम लोग दोनों को मिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे उस जुबैदा से कोई ताल्लुक नहीं मेरा जो उनकी माँ है खालिसा हुआ कर। मेरे जो जुबैदा वो है जो स्क्रीन पर है। कहानी के 3 तरीके हैं, एक वो जो मैं सुनता हूँ, एक वो जो मैं पढ़ता हूँ, एक वो जो मैं देखता हूँ। जो कहानी में सुनता हूँ उसमें कहने वाले का अंग शामिल है, मेरा हाथ यूं किया, मेरा आंखें बदली, मेरा चेहरा बदला, ये सवाल ये मैं कहानी सुनते वक्त, चाहे बाबा ये राम कथा कहने वाले मुरारी बाबू, चाहे कोई, जब मैं कहानी पढ़ता हूँ तो वो सब सुपरदस्त चीजें हट जाती हैं, शुद्ध कहानी में से वो सारी चीजें उनका अंग नहीं, सब मैं हूँ और कहानी, अब मेरा उससे इनका। अब जब मैं कहानी देखता हूँ तो वो कहानी फिल्म के माध्यम से कैमरे की जबान में कही हुई कहानी है, तो मुझे उसके इमेजेस समझने की जरूरत है। ये मेरा छोटा सा सोच है, मैं कह नहीं सकता मैं सही। हो ये गया जब तो मेरा भी सारा सुना, उससे मुझे लगता है कि हम उस कहानी को भूले नहीं है कि ये जोधपुर की है, उसे अलग करके ही फिल्म को देखना पड़ेगा। फिल्म की कहानी कुछ और कहते हैं। जैसे मुझे लगा कि किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि इन तीनों की आंखें बहुत खतरनाक है। हीरो की भी, आपको जरूरत है, हीरो की भी, हीरोइन की भी और महारानी की। आप उनकी आंखें अगर गौर से देखें, जब वो क्लोजअप देता है तो उनकी जो आंखें आती है, वो कहता है हिरणी की तरह आंखें हैं, उसके साथ ही उसकी आंखों में रेखा जब बैठी है और वो आंखों से जो कुछ बात कहना चाहती है तो वो बदतमीजी करती है, बदतमीजी इन सेंस ऑफ राजाओं का जो तरीका है, वो नाचने लगती है तो रेखा की आंखें देखी, राजा की, विक्रम की, विक्टर की आंखें देखी। तो ये आंखों से जो खेल श्याम बेनेगल ने किया, वो इतनी टैलेंट में अक्स फिल्म में भी, हालांकि वाजपेयी ने बहुत किया काम, पर वो हर फिल्म का, जैसे मैंने तो कहा दिलीप कुमार के लिए भी उसके हाथ के एक्शन 3 बार में 3 मीटिंग के 12 वो छोटे, वो मैं फिल्म का आदमी नहीं, मेरे दोस्त तो फिल्मों में, पर मैं फिल्म में रहना चाहता हूँ, फिल्म में रहना। दूसरी बात जो बराबर आप कह रहे थे, मैं आप सबसे क्षमा याचना से कहूँगा कि कला की हर चीज बल्कि अगर मुझे परमिट करें आप और मेरी गुस्ताखी को नजरअंदाज कर दें तो यूं कहूं कि तमाम स्त्रीलिंग जिन चीजों से जुड़ा हुआ है वो सब असरार है, निश्चय। पहले प्रकृति है कि पुरुष, इसका तर्ज तो आपका फलसफा है। आपकी कोई मजहबी किताब उठाइए, कोई फलसफी किताब उठाइए, पहले प्रकृति है कि पुरुष, और प्रकृति सबसे बड़ा रहस्य है। प्रकृति हर बार एक चैलेंज बन के साइंस के सामने खड़ी है और साइंस हर बार उससे पंजा लड़ाता है और खाता है, फिर कहता है कि नेति नेति। वेद नहीं, आइंस्टीन कहता है नेति, वेद तो कहता ही है नेति, वो कहता पता नहीं कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, आई डोंट। लेकिन आपका समाज में भी अच्छा रहस्य, मैंने जब इनसे बात हो रही थी तो मैंने जो अर्थ किया, आप सब सोचें इस पर, माने नहीं, सोचें उसको
रहस्य की पहली और आखिरी पहचान ये है कि वो हर बार आपको चैलेंज करता है। मसलन मैं अदब की बातें कर सकता हूँ, मैं गालिब का एक शेर पढ़ता हूँ और मुझे लगता है मैंने से समझ लिया। दूसरी बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसमें तो अभी कुछ ऐसा था जो मुझसे छूट गया, मेरे गिरफ्त में नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद मैं फिर पढ़ता हूँ, 2-4 महीने बाद फिर लगता है कि नहीं, इसमें कुछ है जो मेरे दोनों बार में नहीं आया। इसीलिए बार बार मैं उस पर हमला करता हूँ, मोहम्मद गौरी की तरह। लेकिन 17 के बाद में मैं जीतता नहीं, इसलिए गालिब जिंदा। गालिब जिंदा जिसका रहस्य खुल गया, वो कलाकृति खत्म हो गई। जिस कलाकृति का रहस्य अंत तक बाकी है, वो आज तक आप उसे क्लासिक कहिए चाहे अमर कहिए। मैं लंदन गया और बीबी की तस्वीर देख रहा था, बड़ी मशहूर। एक आदमी वहां पहले से खड़ा, वहां का गाइड जो था, शायद इसलिए कि मैं तो तफरीन था, तो उसने कहा कि लुक जेंटलमैन, देख रहे हो इंडियन? तो उसने अपना देख लिया, मोनालिसा की तस्वीर तो उन्होंने कहा देखा, सब जगह देखते हैं। आंखें देखो, उसकी आंखें देखी तो कोया जिसे कहते हैं, पलक के अंदर से टिक्की, काली के अंदर की टिक्की जिसे हटा देता डॉक्टर, उसमें एक पर एल लिखा है, एक पर बी, लियोनार्डो। मैंने उससे पहले न कहीं पढ़ा न कहीं देखा, और मेरा ख्याल आप लोगों ने भी शायद न पढ़ा। तो ये देखना, ये उसका असर है। दूसरी बात, ये तो एक ऐसी हर कलाकृति के बाद मैं समझता हूँ कि जिस दिन कलाकृति खुल गई, कोई भी, चाहे ये कविता ही थी, इसको ही अगर ये कविता ही अगर पूरी खुल गई, जिसका रहस्य खुल जाता है वो कलाकृति मर जाती है। रहती वही कलाकृति है जिसका रहस्य बाकी रहता है। अब आपके लिए एवरेस्ट कुछ नहीं, आप बात करते हो सिगरेट पीते हो, एवरेस्ट उन लोगों के लिए था जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, वही रहस्य। जिसे आपने पा लिया, उसकी औकात खत्म हो गई। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात से मुत्तफिक हूँ भाई, आपकी बात से इस बात से मुत्तफिक हूँ, अगर वो बीवी जिंदा रहती तो शायद अब तक 2-4 शादियां और की। एक बुनियादी बात जो मुझे लगती है, जोशी जी आपसे अर्ज कर रहा, मेरी गुस्ताखी भी माफ करें, लेकिन सोचे इस एंगल से कि ये कहीं वजूदियत की कहानी है, सॉरी एग्जिस्टेंशियलिस्टिक तो प्रॉब्लम नहीं है उसकी। वैसे सुमंदर बुआ के हवाले से नहीं देखा, सुमंदर बुआ एक अलग बात कह रही है, और उसमें तो ये जो सब हमारी बहनों ने भी कहा, वो सब इनका चीखना चिल्लाना अपनी जगह ठीक हो सकता है। अरे मैं से चीखना चिल्लाना इसलिए कहूँगा कि फेमिनिस्ट तो सबसे पहले आप उसका क्या करूँ, जब हजरत आदम ये कहते हैं कि नाउ आई विल कॉल इट वुमन, इट केम आउट ऑफ मैन, दिस इज माय बोन, दिस इज माय फ्लैशेस, तो क्या करूँ? अंजील शुरू हो गई। कुरान कहता है कि वो आदम पर गलबा था, तब हमने हव्वा को बनाया। हमारा सारा, और मैंने तो सबसे पहले प्रकृति का रहस्य पुरुष जान ही नहीं सकता, वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो। अब आपके समाज ने उसे पांव की जूती बना दिया या सर का मोड़ा मुकुट बना दिया, ये आपके समाज, उस समाज को आप उसके असल से न जोड़ो। जिस समाज से जुबैदा आती है, ये फिल्म में तो नहीं दिखाया कि उसकी माँ फयाज जो थी गाने वाली थी। अच्छा, उसका बाप क्या कर रहा था फिल्म में? उसका नहीं निर्माता नहीं है, वो एक स्टूडियो का मालिक है, स्टूडियो का मालिक, ठीक है। तो वो नहीं, वो तो ठीक है, पर हमारा उससे फिल्म में नहीं दिखा रहे हैं वो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 कहानियां हो गई। एक कहानी तो वो जो हमारे सुन रखी है, हमने हमारे आसपास मंडरा रही है अनवर सिंह के चरित्र के साथ। एक कहानी वो जो फिल्म दिखा रही है, एक कहानी जो असली वो शिया मुस्लिम है। उनके कस्टम जानते हैं आप? तो क्या मैं अगर एक समाज में रहता हूँ, एक जाति विशेष में पैदा हुआ हूँ, मेरा एक माहौल है,
उसका मुझ पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं हिंदू या मुसलमान बात की बात है। अभी तो मैं पहले परिवार में हूँ, मेरी माँ ने मुझे क्या वसीयत किया, मेरे बाप ने उंगली पकड़ के मुझे क्या सिखाया। शुरू में न तो कोई गायत्री मंत्र जानता है, न कोई कलमा जानता है। शुरू से तो जो आप सिखा रहे वही सीख रहा है ना। तो क्या जुबैदा बगैर किसी किरदार के बन गई? उसकी माँ, उसके बाप का चरित्र क्या है, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। माफ कीजिए कि जो औरत उसे ले जाती है बार बार, वो कहाँ है? उसकी गर्लफ्रेंड है रोजी। वो गर्लफ्रेंड उसके बाप की है। माफ कीजिए, तो बाप का किरदार क्या है? तब बाप के किरदार का आप जिक्र नहीं कर रहे भाई। उसके बाप का किरदार वो देख रही है, उसे आंटी कह रही है, उस आंटी जी की बदौलत तो वो थिएटर तक पहुंची है। थिएटर भी और तो वो कौन मर्द है? वो कौन है? वो जो लोग कहते हैं औरतों के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये औरत ही तो ले गई उसे वहां। उसकी जो ट्रेनिंग हो रही है, उसकी टेमिंग जो हो रही है, वो कौन हो रहा है? किसके मार्फत हो रही है? औरत ही के मार्फत हो रही है। औरत भी तो इसलिए ये ना कहिए नहीं, उनके साथ भी कुछ हुआ होगा, उनको भी किसी औरत ने ये किया होगा। नहीं, आप अभी जो नावल आया है तवाइफों पर, हीरा मंडी का। वो तो फिल्म आ गई यार। नहीं, लोग हीरा मंडी कहते हैं, इनको पता ही नहीं हीरा मंडी का मुंह किधर है। हमने पाकिस्तान में हफ्तों देखा। तो तवाइफ किसे कहते हैं, डूमनी किसे कहते हैं, माफ कीजिए आप सब, रंडी किसे कहते हैं, कॉन्क्यूबाइन किसे कहते हैं, इन सब को तमीज कीजिए। पहले गालिब लिखता है अपने खत में कि इस मुगल बच्चे ने भी एक डूमनी मार रखी है। अब डूमनी कौन है? तो इन सब की अलग अलग कैटेगरीज है। वो यहाँ पे इसका मुद्दा नहीं है और आपको क्या बता रहा है उसमें, आपका मौजूद नहीं। तो मेरी गुजारिश सबसे पहले ये है कि एक मिस्ट्री जो उसके साथ है। अब रही बात एक पॉइंट का, किसी ने जिक्र नहीं किया, आखिर में वो डायरी देख के कहता है बेटा उसका, लगता है कि मेरी माँ ने खुदकुशी की या इस तरह का कोई डायरी। अब हमने पहले पढ़ा, याद नहीं जाता। अभी तो इन बच्चों की वजह से थोड़ा सा आपका जब हुक्म मिला तो मैंने कहा होमवर्क करते चलना, तो ये थोड़ा टुकड़ों में देखा मैंने। तो वो आखिर में क्या है, रियल में कुछ भी हुआ होगा, हमें नहीं पता। उसकी डायरी ये कहती है कि वो हसद, क्या कहिएगा उसे, ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या, औरत का ईर्ष्या। और हम तो ये कहते हैं भाई माफ कीजिए कि जितनी चीजें हैं वो स्वतंत्र नहीं चाहती, कोई स्त्री कला भी नहीं चाहती। कोई भी कलाकार इसलिए भूखा मरता है कि कला और नौकरी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता, दोनों सौतिया है, दोनों के दर्ज। वो खुद कह रही है, तो ऐसा तो कहीं नहीं, क्योंकि मिस्ट्री आज तक कि वो अपनी गलती से मर गया, एक्सीडेंट हुआ, या उनकी मोहतरमा की गलती से मारा गया, नोबडी नोस। तीसरी बात ये है, अब ये मैं जरा इस फिल्म सेट की बात कर रहा हूँ, ये माफ कर दीजिए, वो ये कि वो जो राजा है वो इस चक्कर में है, आप देखेंगे उसने बराबर दिखाया उसे, वो कोशिश करता है कि जुबैदा को हासिल कर। उसकी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि अगर इस तरह ये दोनों मर जाएंगे, लेकिन खैर बात दूसरी कह रहा हूँ, अगर ये दोनों मर जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा ना। वो तब है उसकी कॉन्स्पिरेसी जब असल महारानी खुद जा रही है उसके साथ, तब तो पहले तो लेकिन एन वक्त पर मामला बदल जाता है जुबैदा की अपनी वजह से। जुबैदा कहती मैं जाऊंगी, वो उसे नहीं मारना चाहता, जुबैदा तो वो हासिल करना चाहता है, तू मारेगा। फिल्म कह रही, फिल्म ये कह रही है कि बार बार उसे अटेम्प्ट करता है, जुबैदा का तो हासिल करना चाहता है, जुबैदा क्यों मारेगा? वो तो सल्तनत भी चाहता है, और ये उसके पहले शॉट से पता लगता है, जिसे वो मस्खरा के शो करता। अब हमें मस्खरा के मानी देखना पड़ेंगे, डिक्शनरी से नहीं, जिंदगी से। कॉमेडियन जॉनी वॉकर मस्खरा नहीं है, मस्खरा एक अलग चीज होता है, तो ये मस्खरा है, उसे अवॉइड करने का नहीं, वो समझ रहा है सब राजा। दूसरी बात कि जब ये अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, तो क्या उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही? शिवासु बिल्कुल थी, क्या राजाओं की महफिल देखी नहीं थी उसने? वो जो साथ में उसके बाप की गर्लफ्रेंड उसे लिए घूम रही थी,
क्या उसने बता नहीं दिया था कि हाई सोसाइटी में और एलिट क्लास में और राज्य रजवाड़ों में क्या होता है? तो फिर वो किस उम्मीद में आई थी फिल्म में? अब उसका जो सौतिया का है वो ये चाहती है कि हार मुझे दीजिए। देखिए, पहली बार श्याम बेनेगल ने वहां जाहिर किया, अरे आपको कैसे पता चल गया कि मुझे ये हार पसंद है? वो हार तवायफों के लिए नहीं है, वो हार रानियों के लिए। ये बात की तरह ने देखी, हार तो इनकी तरह का होता है। नाक में पहनने की नथ और कान में पहनने के बुड्ढे एक ही तरह के होते हैं, तवायफों के अलग होते हैं और घरेलू औरतों के और गृहस्थनियों के और राजे महाराजाओं की बीवियों के अलग होते हैं। नाम तो कहा तो उन्हीं गुंदा ही जाएगा। तो ये सब बारीकियां उसने कोशिश की है। शाम पहनने निकलता है। अब उसके लिए बेहतर बेहतर किताबें, कई चांद थे सरे आसमां शमशम फारूकी की नाबिल का। अब देखिए उन गहनों का जो उन्होंने डिटेलिंग की है। भाई बिछुए जो आप पैरों में पहन रहे हैं, आप किसी हमारे यहाँ देखा जाता है अक्सर कि पैरों में सोना न पहने। अब उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल मामला ये है कि सोना बृहस्पति का है, बृहस्पति को पैर में रखो कि मत मारी जाएगी। अब मति एक अलग चीज है, प्रज्ञा अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। तो ये सब फिर अलग अलग है। लेकिन इसमें 4 बातें जो थी, बुनियादी बात है कि एक राजा के साथ में जो उसका कैरेक्टर उसने बनाया कि उसका एक पहलू ये है। आप कह रही थी एक वो कैनेडियन लेडी थी जिससे अनवर सिंह की शादी हुई थी और वो फिर कनाडा चली गई, इसलिए बहुत स्कॉटिश लेडी थी, स्कॉटिश लेडी थी, इसको कनाडा चली गई वो। हाँ, इतना कहा है इन लोगों के लिए करूँ मैं तो गालिब के नौकर का ध्यान ज्यादा रखता हूँ। गालिब का नौकर पर तो ये एक दूसरा पहलू है उनका। मुझे लगता है कि हमें ये 2 पहलू बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। और तीसरा पहलू जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये उसकी औरत का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण नहीं है। वो कब वो है ही नहीं। वो एक एडोलेसेंट लड़की है, उसने लोगों को नाचते हुए देखा। हो सकता है हम लोग भी बच्चों में कई एक्टर बनने की कोशिश करते रहे होंगे, कई औरतें लड़कियां भी एक्ट्रेस बनने की होता है। एक एडोलेसेंट एज होती है, उसमें उसने नाच वाच कर दिया। अपने बाप का स्टूडियो था, बाप हॉर्न बजाता है, आती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उससे उसने ख्वाब बुन लिया कि मैं भी एक हीरोइन बनूं। जैसे हमारे बड़े राइटर आज बड़े पॉपुलर मिल गया उनको ज्ञानपीठ में, गुलजार साहब, वो कहते थे मैं तो बालजाक की कहानियों के नीचे बालजाक की था शायद, बालजाक की कहानी संग्रह को हटा करके उसके नीचे बजाय बालजाक के गुलजार नाम चेप देता था, यानी लेखक बनना चाहता। तो साइकोलॉजिकल मामला है। उसमें क्या मैं भी सोचूं कि साहब मैं भी गालिब बन जाऊं, अभी 10 बार गालिब बोल गया, मैं भी सोचूं ये बन जाऊं, क्या कोई मैं जो बनना चाहता हूँ वो बनूं। तो उसके मन में ये चीजें बाद में पकती हैं मैच्योर एज के बाद में। मैच्योर एज के बाद में अब जब उनका बेटा ये स्क्रिप्ट लिख रहा है तो हमें इससे कोई गरज नहीं। मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर हम फिल्म देख रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें वहां से डिटेस्ट होना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर पेशेंट से डिटेस्ट होता है। उसे अगर आप कहानी पढ़िए ना, वो जो कहानी पोर्ट्रेट कर रहा है आपके सामने, उस कहानी से क्या निकलता है, उस कहानी की दृष्टि से मैं आपकी तायद करता हूं कि बहुत कमजोर और बहुत सामान्य सी फिल्म है। कोई भी हीरो हीरोइन होता तो काम चलता। लेकिन सवाल ये कि अगर इसको इस पॉइंट से देखा जाए कि पूरा वजूदियत का सवाल है उसका, वो अपने वजूद के लिए नहीं लड़ रही है, माफ कीजिए, वो अपनी एम्बिशन के लिए लड़ रही है कि मैं रानी की तरह सब ये मुझे मिलना चाहिए। ये उसका एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं है, नॉट ए बीइंग। ये तो उसका झगड़ा जो सारा है वो तो उससे एक हसद का पहलू हो गया कि इनको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो मुझे आपको अच्छा दूसरी बात ये कि उसने बहुत हल्के से में श्याम बेनेगल ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि भाई पॉलिटिक्स में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, राजपूत मुझे तुम्हारे वजह से नहीं देंगे साथ, इसलिए नहीं कि तुम मुस्लिम हो। और उसने कहीं नहीं बताया कि उसका धर्म बदला, रियल लाइफ में धर्म बदला था, नाम विद्यावती था, छोड़ दीजिए वो अलग कहानी। लेकिन सवाल ये उसने फिल्म में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा, लेकिन वो ये कहता है, श्याम बेनेगल आपको दिखा रहा है कि मैं रजवाड़ों ज्यादा वोट, आप सोचिए उस जमाने अमृतसर सर
दूसरी तरह की बात अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या कहना ही पड़ेगा कि उस जमाने के मारवाड़ को देखिए, वोटर जो है वो राजपूत है, और राजपूत को हर बार उसको बूझ हो चाहती हो, उसका ख्याल बूझ का ही रहता है। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर राजपूत के साथ में अगर ये मुस्लिम लेडी है, वो भी छोड़ दीजिए, एक रखेल है, क्योंकि उसकी शादी का कहीं वर्णन नहीं है। ये वर्णन तो मिलता है कि ब्यावर में उन्होंने उसका आर्य समाज से मैं उसे बैप्टाइज कर दूंगा, उसका उसे वहां हिंदू बना दिया गया। कैसे हिंदू बना दिया गया वो तो आप सारे पर, लेकिन उनकी शादी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, वो शादीशुदा नहीं है फिल्म में। हाँ, फिल्म में रियल जिंदगी में है कि नहीं, मेरा कंसर्न का टॉपिक। ऐसे में ये फिल्म में जो उसने बुनियादी बात औरत की दिखाई, और औरत के 3 रूप दिखाए, माफ कीजिए, पहला रूप नानी का, दूसरा रूप रानी का, और तीसरा रूप जुबैदा। और जुबैदा के 3 रूपों में उसका बुनियादी रूप वही है जिसे हम जबरदस्ती एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ डाल रहे हैं। वरना बेचारी सिमंदे बुआ भी हमसे लड़ेगी कि मैंने सेकंड सेक्स इनके लिए थोड़ा लिखी, ये सेकंड सेक्स के लिए है। लेकिन औरत के असरार की जहां तक बात है, उसमें आखिर मकते का शिकार बहुत टाइम ले लिया मैंने, माफ कीजिए। वो ये है कि 3 बातें तो यही है कि पुरुष पहले नहीं है, पुरुष प्रकृति पहले, पुरुष बाद में, नंबर 1। नंबर 3 ये है कि ये वो गांठे हैं, उसके लिए बहुत ही भंडा, जो शायद आपको जल्दी मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ उस बात, वो क्या फिल्म है रेखा वाली है, वो जिसमें संस्कृत के बच करके उनको बनी थी उत्सव। वो वहां आके कहती है कि एक कील निकाल के कहते हैं कि सारी व्यवस्था चोरों के लिए थी। तो रहस्य के लिए तो औरत का रहस्य छोड़िए, मर्द के पास तो कोई रहस्य होता है नहीं, मुगालते में रहता है कि मेरे पास रहस्य है। और अगर मान ले, अगर 1 मिनट के लिए नहीं, आपकी पूरी साइकोलॉजी, पूरी फिलोसफी इस बात की गवाह है। अगर आप चाहें तो मैं 100 किताबें हासिल कर सकता हूँ उसके लिए। वरना आप देखिए कि आदमी जो है वो रहस्य बनाता है, खुद रहस्य नहीं है, जो रहस्य बनाता है वो रहस्यवादी तो हो सकता है, रहस्य में ही फंसा रहता है। वरना तो किसी चुड़ैल को मुंह ही न लगाए, तो रहस्य तो फंसा ही फंसा। देखिए वजह उसकी, आप याद कीजिए सारी कहानियां यूरोप की। एक आदमी बुद्ध बना रहा है, सबसे बड़ी कहानी, नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़िएगा। बुद्ध बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, मूर्ति बना के उसके सब लग पटक पटक के मर जाता है कि या अल्लाह तू इसे जिंदगी बख्श दे, इसमें जान डाल दे, मैं इसके बना नहीं जी सकता। उसकी बनाई हुई मूर्ति है जिसकी बॉडी नकल थी, वो क्या बनाया पत्थरों ने, कहा वो खुद एक बुद्ध बना रहा है, बड़ा बुद्ध तराश है आपका, सब नाम जानते हैं आप, ढूंढिए किताब, पूरी डिटेल है उसकी कि उसने किस तरह बुद्ध बनाया। और जब वो बन गई मूर्ति बन के, जब उसका पर्दा हटा के वो देखता है तो खुद उस पर इस कदर मोहित हो जाता है, वो दुआएं मांगते मांगते वो इसी सर पर पैर मारते मारते तो फिर वो फिजिकल उसमें फंसा पड़ा है, फिजिकल खूबसूरती, इसीलिए रहस्य बीबी। अगर ये सारा नहीं दीदी, आप ठीक सूफीज्म पढ़िए उसके लिए, तो कि इसके हकीकी कैसे इश्क मजाजी होता है, तो इसके मजाजी कहाँ जाके इसके हकीकी हो जाता है, उसके लिए तो बेहतर है तसव्वुफ पढ़ना। लेकिन बाहर खैर मैं ये समझा कि इस सारे में रहस्य जो है, इसीलिए फन पूरा रहस्य है। आप मुझे तो एक किसी राइटर का नाम बताएं, मैं राइटर की बात कर सकता हूँ, मुझे एक राइटर का नाम बताइए जो आज तक है और जिसका आपने पूरा समझ लिया, वो चाहे गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे वेद मुकद्दस हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गालिब हो, चाहे वीर हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वेद व्यास हो। अब रही बात जो महाभारत की वगैरह, वो सब उदाहरण तो मैंने आपका वक्त लिया, हम सॉरी।